Assalamualaikum. Good morning. Good morning, everybody. Welcome to Jio Pakistan with Huma and Abdullah. Okay, the topic of the day is कि हम इंडिया पाकिस्तान का मैच जो कि संडे को होगा वो हम कहाँ देख रहे हैं। ये बहुत सीरियस टॉपिक है। पीपल आर मेकिंग प्लान्स, बड़ी बड़ी स्क्रीनें लग रही हैं, दोस्त एक दूसरे को लिटरली व्हाट्सएप ग्रुप्स बन रहे हैं क्योंकि इतना बड़ा मैच है और सारों ने साथ तो देखना ही होता है। मैंने सोचा समंदर किनारे एक घर है, वहाँ पे मैं प्लान करूँ देखने का। माशाल्लाह, देखिए जरा ऑन एयर इनविटेशन खुद ही दे दी है कि मेरे यहाँ आके देखेंगे। अच्छा, पता है क्या, एक ज़माना था जब तक हमने इंडिया को 10 विकेटों से नहीं हराया था ना, हमारे दिन में जो भी फुटफुटी हो रही होती थी हम अपने दिल तक ही महदूद रखते थे पाकिस्तान इंडिया मैच को लेके। हाँ। अगर हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हों तो हम ज़रा अंडरमाइन कर देते थे सूरत हाल, क्योंकि अंडर प्ले करते थे, क्योंकि हमें वो जो फियर फैक्टर था ना वो एट प्ले था विद पाकिस्तान एंड इंडिया मैचेस। और उस वक्त डरा कौन होता था? हम बेचारे पाकिस्तानी, क्योंकि आपको पता ही है रिवायती तौर पर जो भी हमारी ये राइवलरी है, क्रिकेट राइवलरी, आगे कुछ ना कहना, रिवायती तौर पर एंड ऑल, क्रिकेट राइवलरी जो भी है उसमें इंडिया का पलड़ा ऐसा लगता है कि वो 10 विकेटों वाले मैच से पहले जरा भारी नजर आता था। लेकिन जो मैच पाकिस्तान ने वो हराया इंडिया को के मतलब तहस नहस कर दिया। अच्छा, ना ये वाली बातें हमने नहीं करनी। सुने तो सही ना, तहस नहस जब किया और उसके बाद अभी रिसेंटली एक मैच हमने बहुत ही मुश्किल से दिया उनको और दूसरा हम जबरदस्त तरीके से जीते एशिया कप में, तो हमें एक नफसियाती बर्तरी हासिल हो गई है, मैं ये कहना चाहता हूं। तो लिहाजा बस लेट्स स्टे ऑन दैट ना, पीछे क्या हुआ और कौन जीता कौन नहीं, मतलब उस पे ना जाएं। अभी हम पॉजिटिव सोच रहे हैं और हम तैयारी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने तो देखना है, और देखने की इतनी तैयारी होगी तो सोचें कि उधर क्या हो रहा है। टीम मेलबर्न पहुंच चुकी है और उनकी भी तैयारी जो है ना वो सही ठीक ठाक किस्म की चल रही है और प्रैक्टिस मैचेस हो रहे हैं। बाय द वे हमारी जियो की टीम जो है वो भी ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुकी है, तो दे आर गोइंग टू बी रिपोर्टिंग फॉर अस एज वेल। और हम एज यूजुअल इधर ही बैठे हैं, कभी हमें भेजेंगे कि नहीं? वो जो पहले पाकिस्तान इंडिया मैचेस होते थे ना कुछ अरसे के लिए, जिसमें इंडिया मौका करता हुआ बढ़के मारता हुआ नजर आता था, हम आपको पता है अच्छे लोग हैं, बढ़के तो नहीं मारते, लेकिन इस मरतबा सूरत हाल यकसर तब्दील हो गई है कुछ अरसे से। और वो 10 विकेटों वाला मैच जो हमने इंडिया को हराया है, 10 विकेटों से जो हराया, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ इंडिया सहमा बैठा रहता है जब भी पाकिस्तान के साथ मैच की बारी आती है। और वो जो शोखियां मारा करते थे ना, आपको याद है ना, आपको याद है उनके न्यूज़ चैनल्स हों, उनके एड्स हों, हाँ, वो जो आपे से लिटरली वो जो आपे से बाहर हुआ करते थे ना, मुझे लगता है कि ज़रा कंट्रोल हो गए हैं, ज़रा अपने आपे में वापस आ गए हैं। अच्छा, हमारा वर्ड यूज करना चाहता था एक और, गो बैक टू आवर प्रैक्टिस सेशन। जीते हारे मोटे वो सारी बात की बातें, तैयारी पूरी होनी चाहिए एक सही ठीक ठाक मैच के लिए। तो आज हमारी टीम जो है वो मेलबर्न में 3 घंटे उनका स्लॉट है, 3 घंटे वो करेंगे प्रैक्टिस। और साथ साथ ये भी बता दें कि वहाँ कुछ बारिश हो रही है, वक्फे से बारिश चल रही है, तो थोड़ी थोड़ी देर के लिए उनको रोक भी देना पड़ता है। और पीसीबी इज़ इन फुल एक्शन, मतलब टोटल सपोर्ट टू द टीम एंड डूइंग एवरीथिंग एंड व्हाटएवर दे कैन, ताकि टीम जो है अपने ऑप्टिमम लेवल पे परफॉर्म करे और पहला ही धमाकेदार मैच हो तो उसी से पता चल जाएगा कि वेयर वी स्टैंड। मैं आपको बात बताऊं, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो टीम है ना, हम इस पे तनकीद भी करते हैं, जाहिर है हम प्यार करते हैं अपनी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से, जब ये ज़बरदस्त परफॉर्म करते हैं तो हम इनकी तारीफ़ों के पुल भी बांधते हैं। लेकिन आफ्टर अ फ्यू ईयर्स लोग इस टीम की, इस यूनिट की मिसालें दिया करेंगे कि ये हुआ करती थी पाकिस्तान की। मतलब कॉमराडरी अगर देखें, बाय द वे हम लेटेस्ट शॉट्स भी आपको दिखा रहे हैं, प्रैक्टिस के बिल्कुल लेटेस्ट शॉट्स अभी हमारे पास आए हैं। ये फुटेज जो आप देख रहे हैं, दिस इज़ वेरी लेटेस्ट एंड रिसेंट, बट यू आर वेरी राइट। हम जिसको प्यार करते हैं उनको की तनकीद भी हम बहुत कर देते हैं, जिसमें हमें थोड़ा सा कम करना चाहिए बिकॉज उनके दिल पे क्या गुजरती होगी। हाँ, लेकिन तो हम ये साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि ये माशाल्लाह वो टीम है, अल्लाह मियां ने ऐसे ही रखा है, एज ए यूनिट रखे, एज ए टीम रखे, कि ये एक डिफरेंट रंग में और अपने मुख्तलिफ अंग में नज़र आते हैं जब भी हम इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में देखते हैं इन्हें। और ये वो टीम है जिसकी आने वाले वक्त में मिसालें दी जाया करेंगी, मुझे लगता फीलिंग आती है। अच्छा, नाउ दिस इज ए टॉपिक जो कि अभी तो हमने बात कर ली है और आगे हम मजीद बात करेंगे शो के दौरान, और हमें साबिक टेस्ट क्रिकेटर एंड पाकिस्तान टीम कैप्टन मोइन खान भी ज्वाइन करेंगे, तो उनसे भी हमने बड़ी गप्पें लगानी है और एक पर्सपेक्टिव भी लेना है क्योंकि हम सुपर एक्साइटेड हैं। बट वी हैव सम अदर न्यूज़ फॉर यू एज वेल। हाँ जी, आज तमाम लोगों की नज़रें, या एटलीस्ट जिनका पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में ऐसे किसका इंटरेस्ट नहीं है, मतलब हम
वॉक पे चले जाएं, हम खाना खाने चले जाएं, हम जिम चले जाएं, लोग रोक रोक के पूछ रहे होते हैं कि भाई क्या भाई, मैंने सोचा है कि अपनी कमीज पे लिखवा लूंगा, मुझसे सियासी बातें ना करें। हाँ, फिर और मैंने एक वार जब मैंने कहा जी मुझे नहीं पता, लेट्स वील वॉच इट टुगेदर। वैसे आप क्या? ये भी एक मैच है जिसको हमें साथ ही बैठ के देखना पड़ेगा, बिकॉज किसी को क्या पता कि क्या होने वाला है। लेकिन साथ ही आपको ये बता दें कि आज बहुत बड़ा एक केस है, तोशा खाना केस, आपको पता है, खान साहब के खिलाफ, और उसका फैसला जो कि एक्चुअली महफूज हो गया था महीना पहले, 19 सितंबर को वो आना है और लेट्स सी क्या होता है। इमरान खान साहब ने बाय द वे उसके जो कंटेंट्स हैं या उसमें जो इन पे इल्ज़ामात हैं उसको कॉन्टेस्ट नहीं किया। इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार को इस केस में उन्होंने कॉन्टेस्ट किया हुआ है। इमरान खान नाअहल होंगे या नहीं होंगे, या मुकदमा ख़त्म हो जाएगा या केस अदालत जाएगा, इलेक्शन कमीशन आज दोपहर 2 बजे ये फैसला सुनाने जा रहा है। वैसे अगर किसी को लगता है कि इस एपिसोड का दी एंड हो जाएगा तो नहीं होगा, ये मामला भी तवील चलेगा। बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला। तो साथ साथ ही आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान समेत तमाम फरीकैन को फैसला सुनने के लिए बुला लिया है, और साथ ही सिक्योरिटी के लिए वजारत दाखिला से रेंजर्स, FC और पुलिस फोर्स मांगी है। आई हैव नो आइडिया कि क्या एक्सपेक्टेशन है उधर, लेकिन पूरी एक भारी भरकम सिक्योरिटी फोर्स होगी। इमरान खान पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने तोशा खाना से करोड़ों रुपए मालियत के तहाइफ जो हैं वो ख़रीदे, इन तहाइफ को बेचा और अपने असासों में जाहिर नहीं किया। तो ये एक्चुअली इल्ज़ाम तो काफ़ी बड़ा है, और हुकूमत की जानिब से अगस्त में खान साहब के ख़िलाफ़ तोशा खाना रेफरेंस दायर किया गया था। इमरान खान के सर पर भी उसी आईनी आर्टिकल की तलवार हम तो कहेंगे कि लटक रही है, जिसके तहत साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को उम्र भर के लिए नाअहल करार दिया गया था। तो सेम सिचुएशन इज प्लेइंग हियर। बिल्कुल सीरियसली वैसे वक्त भी क्या जालिम है ना। इमरान खान ये मानते हैं कि उन्होंने तोशा खाना से तहाइफ लिए और बेचे, लेकिन इसका जवाब बताते हैं। अच्छा जी, चलेंगे। तो आपने सुन लिया। दूसरी तरफ आपको बताएं कि हुकूमत को कल सुप्रीम कोर्ट से वो कुछ नहीं मिला जिसकी उसे उम्मीद थी। इमरान खान के खिलाफ कल तौहीन अदालत केस की समाअत हुई और हुकूमत को मौक़िफ़ था कि 25 मई के लॉन्ग मार्च पर भी इमरान खान ने अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की, और अब वो फिर इस्लामाबाद पर चढ़ाई की तैयारियों में हैं और एहतजाज को जिहाद कहकर लोगों को इश्तियाल दिलाया जा रहा है। पहले भी पथराव और जलाओ घिराव जो था वो सब कुछ हुआ, और डर है कि 25 मई की तारीख ना दोहराई जाए। अदालत कोई अबूरी हुक्म जारी करके इमरान खान को इस्लामाबाद की तरफ आने से रोके, लेकिन अदालत ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अभी तक सिर्फ तकरीरें हैं और फौरी ज़रूरत हुई तो छुट्टी वाले दिन भी मिलेंगे, ये उनका कहना था। हम उस वक्त बीच में आएंगे जब कानून की खिलाफ वर्जी होगी, ये उनका कहना था, और केस की समाअत बुध तक मुलतवी कर दी। फवाद चौधरी कहते हैं कि खान साहब को लॉन्ग मार्च के रिस्क का पता है, इसलिए वो लॉन्ग मार्च की तारीख नहीं दे रहे हैं। मुज़ाकरात जो है वो बड़ी ज़ाहिरी बात है, अगर इलेक्शन अनाउंस होंगे तो इसका मतलब है मुज़ाकरात कामयाब होंगे, और अगर इलेक्शन कामयाब नहीं हो, इलेक्शन अनाउंस नहीं होते और लॉन्ग मार्च अनाउंस होता है तो आप समझ लें कि आगे कई जगहों के ऊपर मुज़ाकरात, कोई फॉर्मल मुज़ाकरात नहीं हो रहे, ना ही कहीं के ऊपर जो है कोई ऐसी फॉर्मल बातचीत जो है वो हो रही है, ना कुछ हो रहा है। जिस तरह से उस दिन इमरान खान साहब ने कहा कि हो भी रहे हैं और नहीं भी हो रहे। जब भी आप लाखों लोगों को सड़कों पे लाते हैं, उसमें फिर रिस्क इन्वॉल्व होता है कि सारे लोग फिर आपके कहने पे वापस नहीं जाएंगे। हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान में कोई फसाद हो, कोई लड़ाई हो, और हम उसके लिए अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हैं। अगर वो नाकाम होती हैं तो जाहिर है कि हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं हो। लेकिन इमरान खान अपने हर जलसे में लॉन्ग मार्च के लिए लोगों को तैयार रहने का हुक्म भी देते हैं। सो एक बात तो क्लियर कर दी है, अगर इलेक्शन अनाउंस हुए तो इसका मतलब है फवाद चौधरी के मुताबिक मुज़ाकरात कामयाब हुए, अगर नहीं हुए, लॉन्ग मार्च अनाउंस हुआ तो मुज़ाकरात नाकाम हुए। कल सरगोदा यूनिवर्सिटी में खिताब के दौरान भी वो लोगों को लॉन्ग मार्च के लिए तैयार करते रहे। वैसे अब तालीमी इदारों में खिताब के दौरान भी उन्होंने मुखालिफिन की वीडियोज़ वगैरह चलाना शुरू कर दी हैं। तो बात है वैसे मैं आज सारी अपनी कौम को तैयार कर रहा हूं। इंशाअल्लाह चंद दिनों में मैं अपनी मार्च अनाउंस करने लगा हूं। और ये सियासत नहीं है, ये मेरे मुल्क के लिए हकीकी आजादी की जहाद है।
जिहाद का नंबर भी वैसे पाकिस्तानियों को नोट कर लेना चाहिए। मुख्तलिफ लीडरान मुख्तलिफ औकात में आए हैं और वो पाकिस्तानियों को जिहाद के लिए तैयार करते रहे हैं। हम इन तमाम मराहल से बहैसियत कौम गुजर चुके हैं। अगर आप अब भी इस पे यकीन करना चाहते हैं तो आप 100 बिस्मिल्लाह कीजिए। अच्छा, हमें जो ज्वाइन किया है माहिर कानून मेज़बान आपस की बात मुनीब फारूक ने। मुनीब, आज आ रहा है तोशाखाना केस का फैसला। अब इस केस के मेरिट्स या डीमेरिट्स पर तो ऑब्वियसली बहुत बात हो चुकी है, इसलिए सूरत हाल काफ़ी वाज़ेह है। तो क्या इमरान खान को परेशानी होनी चाहिए, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं। मतलब उन्हें जेन्युइनली खतरा है? बहुत शुक्रिया उमर अब्दुल्ला। जी हाँ, इमरान खान साहब के लिए परेशानी की बात तो है और उनको कंसर्न होना भी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस रेफरेंस के अंदर कोई सब्सटेंस नहीं है। ठीक है, कुछ लोग ये ज़रूर कहते हैं कि इसके अंदर शायद इतना इंक्रिमिनेटिंग मवाद मौजूद नहीं है कि इमरान खान साहब की शॉर्ट डिक्लेरेशन जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो हो सके, लेकिन कंसर्न ज़रूर है इमरान खान साहब के लिए। और गिवन द सर्कमस्टांसेस जो इस वक्त हैं और इमरान खान साहब ने जितने बड़े बड़े अपने लिए मसाइल शायद ख़ुद भी बना लिए हैं, तो इमरान खान साहब को तशवीश और परेशानी तो होनी चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ने पहले किसी को मिस डिक्लेरेशन के ऊपर नाअहल नहीं किया। रिसेंट एग्जांपल फैसल वाडा साहब हैं और फैसल वाडा साहब की जो अपील है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है। लिहाजा हम ये नहीं कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट ने उनका फैसला ओवरटर्न कर दिया है या इलेक्शन कमीशन को ऐसा फैसला नहीं दे सकता। हाँ, एक व्यू ज़रूर है कि इलेक्शन कमीशन के पास शायद ये जुरिस्डिक्शन नहीं है कि वो किसी को डिस्क्वालीफाई कर सके, और ये कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ को ही उसके पास ही इख्तियार है। जिस तरह इलेक्शन कमीशन के हवाले से बहुत सी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स में ये लिखा हुआ है कि वो एक कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है। लिहाजा कंसर्निंग बात तो इमरान खान साहब के लिए आज ज़रूर है। और उसी जुरिस्डिक्शन को इमरान खान साहब ने चैलेंज भी किया हुआ है अपनी दरख्वास्त में। अच्छा मुनीब, अगर इमरान खान साहब नाअहल हो जाते हैं तो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जैसे वो निशाना बनाते हैं, खुसूसी तौर पर तकरीरें करेंगे, निशाना बनाएंगे, इस फैसले को आगे अदालत में ले जाएंगे। आपको लगता है कि मामला अभी ख़त्म हो जाएगा? मतलब कोई फ़ैसला ऐसा शॉर्ट आ जाएगा कि बस चैप्टर क्लोज, या फिर अब ये मामला लंबा खिंचेगा और इमरान खान साहब चाहे ख़ुद वज़ीर आज़म बने ना बने फिर भी ज़ोर लगाते रहेंगे इसी तरह का? ये एक लंबा डिस्कोर्स है। ऐसा नहीं है कि कोई इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला इसके खिलाफ कोई अपील नहीं हो सकती। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील होगी, पहले तो टेक्निकल ग्राउंड्स पे किया जाएगा और ये कहा जाएगा कि इलेक्शन कमीशन तो कोर्ट ऑफ लॉ है ही नहीं, इसकी जो डिक्लेरेशन देने की अथॉरिटी नहीं थी। फिर शायद मेरिट्स के ऊपर भी बात हो। और जिस तरह से अब क्योंकि एक तासुर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस में भी आ रहा है और वो ये फरमा रहे हैं अपने रिमार्क्स के अंदर कि आर्टिकल 63 के तहत ताहयात नाअहली तो बड़ा ज़ालिमाना और काला कानून है। अब क्योंकि ये एक कोर्स करेक्शन का सिलसिला आ रहा है और शायद ऐसे व्यूज़ भी आ रहे हैं, लेकिन ये किसी इनकी मैनिफेस्टेशन किसी जो फैसला है उसके अंदर नहीं आई, ये ऑब्जर्वेशंस हैं। दे आर पार्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, दे आर नॉट पार्ट ऑफ द जजमेंट। लिहाजा हमें ये देखना होगा कि अगर ये डिक्लेरेशन आ जाता है इलेक्शन कमीशन की जानिब से और इमरान खान साहब अगर नाअहल होते हैं तो क्या इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ जब अपील जाती है किसी भी हाई कोर्ट के सामने या फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो वहाँ पर सूरत हाल क्या होगी। लेकिन फौरी तौर पर यह कहना कि वो खुद नहीं बन सकेंगे, किसी और को लाना चाहेंगे इंतखाबात के अंदर, कि इमरान खान साहब इज़ लीडिंग अ पॉपुलर मोमेंटम। मेरे ख्याल में उनकी डिस्क्वालिफिकेशन का सिर्फ यही फ़ायदा किसी को हो सकता है मुस्लिम लीग नून को, कि ही विल नॉट बी एलिजिबल इफ़ एट ऑल द डिसीजन स्टैंड्स एंड इफ इट्स नॉट ओवरटर्न बाय एनी ऑफ द हायर कोर्ट्स। और वो यही कि इमरान खान साहब खुद नहीं सियासत में आ सकेंगे या खुद वज़ीर आज़म नहीं बन सकेंगे, लेकिन ही इज़ लीडिंग अ पॉपुलर मूवमेंट। He indeed is. अच्छा चलिए, ये तो आपने बात कर ली मुनीब। अब ये बताएं कि इस मामले के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की समाअत की भी बात कर लेते हैं, जहां हुकूमत को ये मायूसी तो हुई होगी कि इमरान खान की मुमकिना मार्च पर पाबंदी नहीं लगाई जा रही, लेकिन किसी हद तक ये भी वाज़ेह हो गया है कि किसी भी ग्रुप, ताकतवर ग्रुप जो है वो ताकत के ज़रिए हुकूमत उल्टाने की इजाज़त उनको बिल्कुल नहीं देने वाले। तो ये भी नहीं हो सकता। तहरीक इंसाफ के पास कोई और ऑप्शन, कोई और रास्ता आप देखते हैं कि किसी और तरीके से वो कुछ कर सकें? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर लॉन्ग मार्च करती है और लॉन्ग मार्च लेकर वो इस्लामाबाद आते हैं तो F9 पार्क या परेड ग्राउंड में तो वो आके बैठ भी जाएं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये तो फवाद चौधरी भी कह चुके हैं कि जब तक इस्लामाबाद को बंद नहीं करेंगे, बंद करना नहीं होता। बेसिकली होता है कि आपने पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत को अंडर सीज करना है, और वो अंडर सीज कब होता है?
वो अंडर सीज होता है जब आप पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत की जगलर वेन, जो कि डी चौक और उससे एसोसिएटेड एरियाज़ हैं, जब आप उनको कैप्चर करते हैं, उनको काबू करते हैं, वहाँ पर रियासत की अमलदारी रोक देते हैं, रियासत की रिट को एरोड कर देते हैं और हुकूमत अपनी गिरफ्त खो देती है, रियासती इदारे अपनी गिरफ्त खोना शुरू कर देते हैं। ऐसी सूरत हाल में फिर वो कैपिटल फॉर्मली अंडर सीज होता है और फिर हुकूमत के पास इख्तियार नहीं रहता कि वो अपनी टर्म्स डिक्टेट करा सके। खुदा न खास्ता अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर तो सूरत हाल किसी के बस में नहीं है। लेकिन एज बी स्पीक जो अभी तक इतलात हैं वो तो यही है कि पाकिस्तान की हुकूमत को ये अश्योरेंस मौजूद है पाकिस्तान की रियासती इदारों की और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जानिब से, और जिस तरह आर्मी चीफ भी फरमा चुके हैं कि किसी को भी अलाउ नहीं करेंगे, किसी जत्थे को और किसी ग्रुप को, कि वो पाकिस्तान को मुआशी तौर पर या सियासी तौर पर डिस्टेबलाइज करे। ये बात बहुत इंस्ट्रक्टिव थी जो कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम कोई एंटिसिपेटरी ऑर्डर नहीं दे रहे, विच इज़ गुड इन अ वे, लेकिन ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने पिछली दफ़ा भी हुक्म दिया था जिसको फ्लाउट किया जनाब इमरान खान, उनके दोस्तों ने, उनके रुफ़का ने, और वो लोगों को लेके जगलर वेन की तरफ आ गए, यानी डी चौक में आ गए। क्या इस वक्त इस दफ़ा भी वो वही करना चाहेंगे? ओनली द टाइम विल टेल। द टाइम विल टेल। बहुत शुक्रिया आपका मुनीब। और ताज़ा तरीन हमारे पास ये भी है कि रेड जोन में बाय द वे दाखिला महदूद कर दिया गया है। वाज़ेह है कि तोशा खाना रेफरेंस पर आज दोपहर 2 बजे इलेक्शन कमीशन की तरफ से महफूज शुदा फैसला सुनाया जाएगा। पुलिस के साथ एफसी और रेंजर्स के अहलकार भी यहाँ पर तैनात किए जाएंगे। पीटीआई के चेयरमैन समेत दीगर फरीक़ैन को नोटिस जारी किए जा चुके थे इससे पहले ही, और कारकुनों को इलेक्शन कमीशन तक नहीं पहुँचने दिया जाएगा। ये पुलिस ने क्लियर कर दिया है कि नो वर्कर्स वुड बी अलाउड, और इलेक्शन कमीशन में जो बिल्डिंग है, जो अहाता है, उसमें गैर मुतल्लका अफराद का दाखिला भी बंद कर दिया गया है अभी से। चलें जी, ऑफ कोर्स ये जैसे जैसे होगा, जो जो डेवलपमेंट्स होंगी, वील कीप यू पोस्टेड, बट इन द मीन टाइम लेट अस कम बैक टू क्रिकेट प्लीज। मतलब क्रिकेट की दोबारा बात हो जाए तो क्रिकेट की जी दुनिया का सबसे बड़ा मुकाबला, अगर आपको नहीं याद तो इतवार को होने जा रहा है, और 1 लाख शायकीन के सामने पाकिस्तान और इंडिया की टीमें जो हैं वो आमने सामने आएंगी, और मैच के टिकट्स जो हैं वो पहले मतलब सोल्ड आउट हो चुका है। ऑफ कोर्स व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, लेकिन मैच जो है बाय द वे आपको ये भी याद दिला दें, बारिश से मुतासर होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है उस दिन, और महकमा मौसमियात के मुताबिक इतवार को मेलबर्न में शदीद बारिश का इम्कान है। नॉट ओनली छोटी मोटी, उनके सरदार सरफराज ने बता दी, वो आम ही पहुँच गए हैं। और जी मैच से पहले ट्रेनिंग सेशन भी मुतासर होने का खदशा है, और पाकिस्तान स्क्वाड जो है वो ब्रिस्बेन से मेलबर्न पहुंच चुकी है, और कौमी टीम आज से ट्रेनिंग का आगाज करेगी, और ट्रेनिंग के दौरान भी बाय द वे सुना है कि बारिश हो सकती है। हाँ, आमतौर पर आपको पता है ना, माना जाता है कि पाकिस्तान अपनी बॉलिंग की वजह से मैचेस जीतता है, लेकिन क्रिकेट की इस सबसे बड़ी जंग में हमारे बैटर्स को भी बताना होगा कि वो कोहली, शर्मा, सूर्या कुमार से किसी तौर कम नहीं है, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि वो बताएंगे। अच्छा, हम जो है इसमें मजीद तबसरा लेंगे, इनफैक्ट एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे हम, लेकिन हमारे पास ताज़ा तरीन खबर ये भी है कि इस वक्त मेलबर्न में हमारा ट्रेनिंग सेशन जारी है, और ताज़ा तरीन विजुअल्स भी आपको दिखाएंगे। बाबर आज़म, मोहम्मद रिजवान की जो है वो बैटिंग का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, और दोनों खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस में फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स का सामना किया है, और पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स भी भरपूर जोश और जज्बे के साथ जो है ना प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं। एम्बुलेंस के बीच में पुलिस की आवाज़ें क्यों आ रही थी, मतलब अभी जो हमें साउंड आया है तो ये क्या हो रहा था, लेकिन इंटरेस्टिंग कि सारे जो हैं वो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। टेंशन तो हो गया। अच्छा, प्रैक्टिस को देखने के लिए ज़रा स्पेक्टेटर्स देखें आप कि ऐसा जुनून है क्रिकेट का, एंड ऑफ कोर्स पाकिस्तान इंडिया जब खेलने वाला हो तो उनका प्रैक्टिस देखने भी लोग पहुंचे हुए हैं कि हम ये देख लें। ये यकीनन वो लोग होंगे अच्छा, मोइन खान साहब हमारा इंतजार कर रहे हैं, लेट्स उनसे बात करते हैं। साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं, लेजेंडरी मोइन खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मोइन भाई, अब पाकिस्तान इंडिया का मैच है, क्रिकेट का दुनिया का सबसे बड़ा मुकाबला तसव्वुर का किया जाता है भी इनफैक्ट। दुनिया जब एक बड़े मज़ेदार मैच की मुंतज़िर थी, भारतीय हुक्काम ने एक ऐसी बहस बाय द वे शुरू कर दी जिसने बोर्ड्स के दरमियान ज़रा तलखी बढ़ा दी है। तो क्या इसका असर आपको लगता है कि ड्रेसिंग रूम तक पहुंचेगा, ग्राउंड तक पहुंचेगा, बस ये बोर्ड्स का मामला है और वहीं तय हो जाएगा? जी यकीनन ये जो आपका सवाल है इसमें ऑफ कोर्स ये बात तो किसी से ढकी छुपी नहीं है कि मोस्ट फॉलोइंग मैच जो होता है वो पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है, और इन मैचेस से पहले हमेशा कोई ना कोई कंट्रोवर्सी ऐसी ज़रूर आती है, चाहे वो किसी भी मीडिया हाउस की तरफ से हो या क्रिकेट बोर्ड से हो।
मेरा ख्याल है कि ये टाइम सही नहीं होता, और स्पेशली जब पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है तो यहाँ पे क्लियरली नज़र आता है कि इंडिया की तरफ से जिस तरह खबरें आई हैं कि जो ACC के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ये बयान जारी किया है जी कि न्यूट्रल वेन्यू पे शायद ये टूर्नामेंट होगा और पाकिस्तान नहीं आएगी इंडिया की टीम। तो इस तरह के बयानात देने से पहले इस स्टैचर के लोगों को 10 दफ़ा सोचना चाहिए, और सोचने से पहले, सोचने के बल्कि बाद मैं ये कहूँगा कि आपकी जो कमेटी है, जो आपकी बॉडी है, उसमें मीटिंग होनी चाहिए, देन कोई डिसीजन होना चाहिए। ऐसे इररिस्पॉन्सिबल किस्म के लोगों को पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि इन जगहों पे, इन पोजीशंस के ऊपर नहीं होना चाहिए जो इतने ज़्यादा ऐसे बयानात देते हैं जो दूरियां बढ़ाते हैं क्रिकेट की वजह से। और क्रिकेट जो है बकौल ICC के तमाम पॉलिटिक्स से दूर होनी चाहिए, और हम भी एज ए स्पोर्ट्समैन समझते हैं कि क्रिकेट को हमेशा पॉलिटिक्स से दूर होना चाहिए। स्पोर्ट्स हो चाहे उसके अलावा कोई भी स्पोर्ट्स में गेम हो, स्पेशली क्रिकेट हमेशा यूज़ की गई है डिप्लोमेसी के लिए दोनों कंट्रीज़ के बीच में। तो अच्छे रवाबित रखने के लिए अच्छी बात करनी चाहिए ताकि पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस हो सके, हमेशा हो सके। जो लोग देखना चाहते हैं, जिन तक ये गेम पहुंचती है, और जब तक लोग नहीं देखेंगे ये वाले गेम तो जाहिर सी बात है आप क्रिकेट को फ़रोग नहीं दे सकते। तो इस तरह के बयानात हमेशा दिल तोड़ते हैं उन तमाम लोगों का जिन्होंने क्रिकेट खेली है, जो क्रिकेट देखना चाहते हैं और दोनों मुल्कों के बीच में अच्छी क्रिकेट देखना चाहते हैं। राइट अच्छा, आप ये भी बताइएगा कि थोड़ी सी मैच की बात करें तो एक तो बताया जा रहा है कि बारिश ना भी हो वहाँ उस दिन तो ओवरकास्ट कंडीशन ज़रूर होंगी, तो पाकिस्तानी बॉलर्स को इससे फ़ायदा हो सकता है। लेकिन व्हाट अबाउट आवर बैटर्स, क्योंकि वो क्या करेंगे? क्या पाकिस्तानी स्टाइल के बैटर्स के लिए ये हालात मुश्किल नहीं हो जाएंगे? क्या ख्याल है आपका? देखिए, ओवरकास्ट कंडीशन में हर जगह प्रॉब्लम होती है, चूँकि ये छोटा फॉर्मेट है क्रिकेट का, तो मेरा नहीं ख्याल है कि इसमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। हाँ, यकीनन अगर उससे स्विंग मिला हमें ओवरकास्ट कंडीशन से, तो यकीनन जो पाकिस्तान की हमारी फास्ट बॉलिंग है, शाहीन शाह अफरीदी का कमबैक होगा, यकीनन उनको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी अगर पाकिस्तान की पहले बॉलिंग आ जाती है। और जिस तरह के हमारे दूसरे बॉलर हैं, हारिस रऊफ को मैं कहूँगा कि हारिस रऊफ मोस्टली डिपेंड करते हैं अपनी पेस के ऊपर, रिवर्स स्विंग के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। बट हाँ, अगर जिस तरह हमने देखा कि पाकिस्तान के दूसरे बॉलर्स हैं जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा उनके लिए कि गेंद को पिच आगे ज़रूर करें, उस ओवरकास्ट कंडीशन का फ़ायदा उठाएं। और जब तक कोई भी बॉलर इंडिया का हो या पाकिस्तान को गेंद आगे नहीं फेंकेगा इन कंडीशन में, आपको फ़ायदा नहीं होगा। सो बिल्कुल हो सकता है ओवरकास्ट कंडीशन होती है और शॉर्ट मैच हो जाता है, तो मैं समझता हूँ जो अभी तक प्रेडिक्शंस आ रही हैं 80 to 90% रेन की प्रेडिक्शंस आ रही हैं मेलबर्न से जो इस वक्त तक न्यूज़ है। तो अगर छोटा मैच होता है तो छोटे मैच में मैं सबका दूंगा पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान के पास डेप्थ है, यकीनन इस मैच में फिर वो इस कंडीशंस का फ़ायदा उठाएंगे। बारिश हो जाती है तो छोटा मैच होता है, पाकिस्तान कैन बी वेरी डेंजरस। पाकिस्तान वुड बी इंशाल्लाह वेरी डेंजरस फॉर इंडियंस। अच्छा, लास्टली ये बता दीजिए मोइन भाई कि भारत की स्ट्रेंथ जो है, हमें पता ही हमेशा से उनकी बैटिंग लाइनअप ही रहा है, कोहली, शर्मा, सूर्य कुमार, पांड्या, मतलब कौन पाकिस्तान के लिए चैलेंज बन सकता है आपको लगा? देखिए, जो करंट फॉर्म है इस वक्त सूर्य कुमार यादव बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अगर देखें, जो पिछले एनालिसिस हम देखते हैं उसमें विराट कोहली की बड़ी ज़बरदस्त पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बैटिंग रही है। उन्होंने हाफ सेंचुरी ज़रूर की है, लेकिन उनका जो स्ट्राइक रेट था वो कोई इतना आउटस्टैंडिंग नहीं था। ये दो प्लेयर मुझे लगते हैं ऐसे, लेकिन KL राहुल भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं, रोहित शर्मा बहुत अच्छे प्लेयर हैं, टॉप बैट्समैन इंडिया के हैं। तो आपको मैच जीतना है तो इन टॉप बैट्समैनों को आउट करना पड़ेगा। इंडिया एक T20 की बहुत बैलेंस टीम है, तो आपको कहीं भी विकेटें मिलती हैं तो आपको पूरा अटैक करना होगा, अपनी स्ट्रैटेजी को एग्रेसिव रखना होगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान टीम के लिए। और थैंक यू सो मच। बहुत कुछ अब तो हम उम्मीद और दुआ और एक्साइटमेंट अपनी शो कर सकते हैं। एवरीथिंग विल बी सीन ऑन संडे। एंड यू नो, आई वाज थिंकिंग कि आज फ्राइडे है तो कल परसों तो हमारी आप लोगों से मुलाकात नहीं होगी, लेकिन एज प्रॉमिस्ड ऑलवेज मंडे को हम पाकिस्तान की जीत इंशाल्लाह वैसे आप कह देती हैं ना तो हम सेलिब्रेट कर ही रहे होते हैं। हाँ, विच इज़ वेरी ट्रू। आई मीन लाइक आई डोंट नो हाउ आई नो, लेकिन वील बी सेलिब्रेटिंग। आप हमारी पीठ नहीं है हूँ तो वैसे काफ़ी लोगों की
एक बहुत अहम मसला हम यहाँ डिस्कस करना चाहते हैं। आपको पता है बहुत सारी शादियाँ टॉक्सिक रिलेशनशिप पर मबनी होती हैं। मार धाड़ का अनसर शामिल होता है। पर्टिकुलरली डोमेस्टिक वायलेंस की शिकायत करती हैं बच्चियाँ जब अपने मैके आती हैं या अपने दोस्तों से या अपने घर वालों से, लेकिन हमेशा ये कहकर भेज दिया जाता है वापस, अच्छा बच्चा हो जाएगा ना एक तो ठीक हो जाएगा मामला। फिर एक हो जाता है, मामला सही नहीं होता। फिर एक के बाद दूसरा हो जाता है, मामला सही नहीं होता। तो वो शादी जो पहले दूसरे महीने में ख़त्म हो जानी थी वो 4 साल बाद ख़त्म होती है, और पहले सिर्फ 2 लोगों की ज़िंदगी ख़राब होनी थी, फिर 4 लोगों की ज़िंदगी ख़राब होती है। बल्कि कुछ स्टैट्स भी आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि हाल ही में कौमी असम्बली में 3 साल के दौरान मुल्क भर में ख़वातीन के ख़िलाफ़ जराइम की तफसीलात जो हैं वो पेश की गई, जिसके मुताबिक, अब ये आप थोड़े से हैरान हो जाएंगे, 3 साल में ख़वातीन के ख़िलाफ़ जराइम पर हम आपको बताना चाहते हैं 63,367 केसेस दर्ज हुए, हजार मतलब केसेस जो हैं वो दर्ज हुए 2019 से 2021 तक। हाँ जी, 2019 से 21 के दौरान मुल्क भर में 3,987 ख़वातीन को कत्ल कर दिया गया, और ये कत्ल होने वाली ख़वातीन के घर वाले भी उन्हें एक वक्त में यही कहकर भेजते थे वापस कि बेटा चली जाओ सब ठीक हो जाएगा। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, ये हमारे माशरे की हकीकतें हैं। ख़वातीन के साथ ज़्यादती के 10,517 केसेस, जबकि इज्तिमाई ज़्यादती के 643 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ख़वातीन पर तशद्दुद के 5,171 वाक़यात पर मुकदमा दर्ज हुए हैं, और 1,025 ख़वातीन को गैरत के नाम पर 1,025 ख़वातीन को गैरत के नाम पर हम 2022 में बात कर रहे हैं, थाउजेंड्स की हम ये बात कत्ल कर दिया गया। ये रिपोर्टेड है बाय द वे, इसके अलावा कुछ और भी हुआ हो तो वो दूसरी बात है। और 19 से 21 के दरमियान है कि 1,000 से ज़ायद ख़वातीन आज भी हमारे माशरे में गैरत के नाम पर कत्ल हो गई। कौमी असम्बली में पेश की गई रिपोर्ट चीख चीख कर बता रही है कि मुल्क में औरत आज भी पहले की तरह या फिर पहले से लिटरली ज़्यादा गैर महफूज है। और आपको ये भी बताएं कि औरतों के खिलाफ वायलेंस किसी तबके तक महदूद नहीं है। मारूफ अदाकार, एक एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, फिरोज़ खान की मिसाल ले लें, जिन्होंने साबका अहलिया के खिलाफ बच्चों की हवालगी की दरख्वास्त अदालत में दायर कर रखी है, और कल उनकी साबका अहलिया अलीज़े सुल्तान ने साबिक शौहर की जानिब से किए गए तशद्दुद के शवाहिद भी अदालत में पेश कर दिए। और अलीज़े सुल्तान का कहना था कि 3 से 4 साल में फिरोज़ खान ने मेरे साथ जो किया बताना नहीं चाहती थी। फिरोज़ खान ने मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया और मेरा बेटा सुल्तान भी उस दौरान ज़ख्मी हुआ। ये सारी उनकी बातें थी। और अदाकार फिरोज़ खान का मामला तो ऑब्वियसली एक मिसाल है। ऐसे कई वाक़यात माशरे में भरे पड़े हैं। केस इन पॉइंट नूर मुकद्दम केस हो या फिर सारा इनाम का जो लेटेस्ट कत्ल केस है, ये मोटे मोटे केसेस हैं जिसमें ख़वातीन ऐसे शौहरों से जान छुड़ाने की बजाय उनका जुल्म सहती रहती हैं, और शौहर के हाथों जुल्म का शिकार होने वाली ऐसी ख़वातीन को मुकम्मल कानूनी और समाजी सपोर्ट सिस्टम देना पड़ेगा। इसी पे हम बात करते हैं माहिर कानून सारा मलकानी हमारे साथ मौजूद हैं। सारा, मतलब हम अरसा दराज से ये मामला सुनते आए हैं और आपसे भी कई दफ़ा डिस्कस किया है, लेकिन इतने इन्फ्लुएंशियल लोग जो जाने माने हैं, नामवर हैं, मशहूर है, पैसे की भी कोई कमी नहीं है, उनके घरों में भी उनकी बेगमात या साबिका बेगमात यही इल्ज़ाम लगाती हुई नज़र आती हैं कि मारपीट होती थी, डोमेस्टिक वायलेंस था, एक टॉक्सिक माहौल था घर का। मतलब ये मामला किसी एक तबके, किसी तालीम याफ्ता होने या ना होने तक महदूद नहीं है, इट इज़ एवरीवेयर ऑलमोस्ट। जी बिल्कुल अब्दुल्ला, आपने सही बात की। और जो मैंने भी देखा है और जो मैं अपनी प्रैक्टिस में भी देखती हूँ, क्योंकि इन केसेस को मैं देखती हूँ, तो इसमें भी मैंने देखा है कि जैसे आपने कहा, ये किसी भी तबके में महदूद नहीं है, चाहे वो अपर क्लास हो, मिडिल क्लास हो, लोअर क्लास हो, एजुकेटेड हो, अनएजुकेटेड हो। आपने ये जो सारे मुख्तलिफ किस्म के तशद्दुद का आपने जिक्र किया, डोमेस्टिक वायलेंस हो, रेप हो, ऑनर किलिंग तक हो, वो हम देख रहे हैं कि हमारे मुआशरे में हर जगह है। तो जैसे आपने इसको हाईलाइट किया है, ये वाकई बहुत सीरियस इशू है। जो केसेस पुलिस के सामने जा रहे हैं, जो अदालतों के सामने जा रहे हैं, वो तो बढ़ते नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो फिर भी पूरी तस्वीर नहीं है, क्योंकि ऐसे इससे भी कई ज़्यादा ऐसे केसेस होते हैं, वाक़यात होते हैं जो रिपोर्ट नहीं होते हैं। तो इसमें हमें ये जो सारे केसेस होते हैं, इसमें
मुकदमा पुलिस की हद तक तो फिर हम पनिशमेंट की बात कर रहे होते हैं, लेकिन एज अ सोसाइटी हमें प्रिवेंशन के बारे में भी अब सोचना चाहिए, क्योंकि जिस स्केल पे ये हो रहा है तो हमें एज अ स्टेट सोसाइटी ये भी सोचना चाहिए कि ये जो तशद्दुद है जिसकी जड़ जो है वो पेट्रियार्की में है, उसको हम किस तरह इसको एड्रेस करें और किस तरह इसको रोकें, क्योंकि इतनी रेट पर वाकयात सामने नहीं आनी चाहिए। अच्छा सारा, एक और भी वजह, अब आप प्रिवेंशन की बात कर रही हैं, अब प्रिवेंशन तो तब होगी जब कोई पनिशमेंट होगी, उसकी डिटरेंस कायम होगी तो प्रिवेंशन होगी। मतलब कोई सोसाइटी में खौफ तो आए। अब पेट्रियार्की की आप बात कर रही हैं, घर में ऐसा माहौल है, हम भी आगे जाके यही करेंगे, ये माइंडसेट तब रुकेगी ना कि अगर हम कोई पनिशमेंट्स होते हुए देख रहे हो, कोई खौफ कोई डर तो हो कि पकड़ हो जाएगी, ख़वातीन को भी ये एहसास हो कि भाई मेरे साथ भी कोई है कि आज मैं अदालत जाऊं, आज मैं पुलिस जाऊं और कोई पर्चा दायर करूं तो मेरी हिफाजत होगी और मेरी साइड ली जाएगी। ये पूरा कल्चर मिसिंग है इस सिचुएशन में से। बोलिए, आपने बिल्कुल सही कहा, अकाउंटेबिलिटी का कल्चर हमारा नहीं है, कि ज़्यादातर यही महसूस होता है कि ये अगर हम ये करेंगे तो फिर हमारे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, हमें किसी को जवाब देना नहीं पड़ेगा। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है। और जो दूसरी आपने बात की कि एक तो अकाउंटेबिलिटी की बात है, लेकिन कई दफ़ा जो खासतौर जो औरतें हैं वो जाती हैं पुलिस और वो अदालत जाती हैं किस चीज़ के लिए, हिफाजत के लिए, कि इनकी कोई तो हिफाजत हो। लेकिन हम देखते हैं कि इस एस्पेक्ट में भी जो हमारा स्टेट का सिस्टम है वो बहुत वीक है। पुलिस रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, और अगर टाइम पे रिस्पॉन्ड करे तो ये एविडेंस है, ये दुनिया भर में एविडेंस है कि अगर इन तशद्दुद का टाइमली रिस्पॉन्स हो, हम रिस्पॉन्स करें इससे पहले कि नौबत इस बात पे आ जाए कि औरत को कत्ल ही कर दिया जाए, अगर उससे पहले रिस्पॉन्स हो तो फिर हो सकता है कि जो बहुत सीरियस केसेस हैं उनकी प्रिवेंशन हो। लेकिन इस किस्म का रिस्पांस हम अब भी नहीं देख रहे, हालांकि वाकई अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है। जी, अवेयरनेस तो बढ़ गई है। बात होती है आज हम यहाँ पे बैठे हुए बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल लोगों के केसेस का जिक्र कर रहे हैं सारा। ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, अब्यूजिव रिलेशनशिप होते हैं, तलाक हो जाती है और उसके बाद बच्चों की कस्टडी टाइप केसेस चलते रहते हैं। लेकिन वो जो डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है एट सम स्टेज इन मैरिड लाइफ, क्या उसका केस बाद में दायर किया जा सकता है? क्या उस केस को परसू करके किसी को सज़ा हो सकती है? नहीं हो सकती है, क्योंकि हमारी नज़र से तो नहीं गुजरा कि किसी को डोमेस्टिक वायलेंस में सज़ा हुई हो या बीवी को मारपीट के चक्कर में वो 6 महीने कोई जेल में रहा हो। मतलब यहाँ तो लोग मर जाते हैं, उसकी सज़ाएं बड़ी मुश्किलों से होती हैं, तो मारपीट हमें ज़रा गाइड करें इस सिलसिले में। देखिए, ये सबसे पहले तो आपने जो डोमेस्टिक वायलेंस का जिक्र किया, जो मैं भी देखती हूँ कि ज़्यादातर जो खासतौर औरतें आती हैं उनको इमीडिएट तौर पे हिफाजत या जिसे हम प्रोटेक्शन कहते हैं वो चाहिए होती है। ठीक है, उनका सबसे पहले सवाल ये होता है कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करें। अगर हम घर छोड़ के भी जाएंगे तो किसी ना किसी तरह जो हमारा अब्यूजर है हमारे पीछे आएगा, तो हम क्या करें। तो इसमें जो सिंध में जो कानून है, सिंध डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जिसका हमने आपके शो पे भी जिक्र किया है, इसमें ये एक प्रोविजन है कि औरत कोर्ट जाकर प्रोटेक्शन ऑर्डर ले सकती है। और पंजाब में भी जो कानून है उसमें भी ये प्रोविजन है। तो मैं समझती हूँ कि अगर ये सही तरह से इम्प्लीमेंट हो, अगर अदालत और पुलिस इस प्रोविजन को सही तरह से इम्प्लीमेंट करे, तो ये कई औरतों और कई बच्चों को सही किस्म की हिफाजत दे सकता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि हालांकि सिंध में तो ये कानून को पास हुए 9 साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी अदालतों को सही तरह समझ में नहीं आता। ये मैजिस्ट्रेट के सामने हम एप्लीकेशन डालते हैं, लेकिन उनको फिर भी अभी ये समझ में नहीं है, ये सेंसिटिविटी नहीं है कि इस किस्म के ऑर्डर्स फौरन उनको देने चाहिए हैं और फिर पुलिस को इन किस्म के ऑर्डर्स पे फौरन एक्ट करना चाहिए। अच्छा सारा, एक और मसला ये है जी, एक और मसला ये है, एक लैक ऑफ फेथ का भी अगर हम जिक्र करें कि कोई भरोसा पुलिस या फॉर दैट मैटर जुडिशरी पे भी उस तरह आम आवाम का नहीं है, क्योंकि अगेन वही बात होगी कि सामने कोई ऐसे एग्जांपल्स नहीं आए। केस इन पॉइंट अगर नूर मुकद्दम केस का लिया जाए तो अभी भी इतने ऑप्शंस हैं कि वो अपीलों में बात जो है वो जा सकती है, ऑल्दो सज़ा हो चुकी है। अब ये तो फिर आवाम में ख़ासतौर पे पीपल हु आर सफरिंग, विमेन हु आर सफरिंग डोमेस्टिक वायलेंस एंड अब्यूज़, उनको तो नज़र आ जाता है कि वहाँ तो कत्ल हो गया था और उस बंदे के साथ कुछ नहीं हुआ, तो हमारा कौन हमें कौन देखेगा। तो ये लैक ऑफ फेथ का भी तो फिर कुछ करना चाहिए।
बिल्कुल, और नूर मुकद्दम का केस अगर हम देखे जाएं तो एक एक्सेप्शन है, क्योंकि इसमें जिस स्पीड से ट्रायल हुआ और फिर जो सज़ा मिली, ये और केसेस में नहीं होता, क्योंकि जाहिर है और केसेस जो इस तरह होते हैं उनको उस लेवल की पब्लिसिटी नहीं मिलेगी। जब इतने केसेस होंगे जिसमें आपने जिक्र किया है, तो हर केस को तो मीडिया और पब्लिक इस तरह अप्रोच नहीं कर सकते। तो एतमाद का बहुत बड़ा मसला है। अभी भी हम देखते हैं कि जब कई दफ़ा औरतें हेल्पलाइन कॉल करती हैं या थाने जाती हैं, तो सबसे पहले उनको, और मैं आपको कराची शहर की बात कर रही हूँ जहाँ पर इतनी ट्रेनिंग्स की गई हैं और सिविल सोसाइटी ने इतना काम किया है, और जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, जो जजेस होते हैं, उनको अवेयरनेस तो है कि ये इतना बड़ा इशू है। लेकिन जब हम थानों की बात करते हैं, जब हम हेल्पलाइंस की बात करते हैं, तब भी यही बताया जाता है कि देखिए केस दर्ज मत करें, FIR फाइल मत करें। एक क्विकली ये बात बताएं, एक जोड़ा है जिसका अब्यूजिव रिलेशनशिप था, उसकी तलाक हो गई। आपको पता ही है फिर तलाक के बाद एक दूसरे को जहनी अजियत देने के लिए मुख्तलिफ केसेस दायर कर दिए जाते हैं, बच्चों की कस्टडी का, जैसे छोटे बच्चे हैं माँ से छीनने की कोशिश एट्सेट्रा एट्सेट्रा। क्या माजी में जो डोमेस्टिक वायलेंस किया गया हो औरत के ऊपर, तलाक के बाद वो उसकी FIR या उसका केस फाइल कर सकती है? क्या वो अपने उस मुकदमे को बाद में लड़ सकती है? क्योंकि हमारे यहाँ शादी में रहते हुए लड़कियाँ नई एक कदम उठाती हैं। अब शादी ख़त्म हो गई है, एक तरफ से साबिका शौहर बच्चों की कस्टडी का केस करके ब्लैकमेल कर रहा है, तो क्या उस पर डोमेस्टिक वायलेंस की FIR कटवाई जा सकती है? बिल्कुल कटवाई जा सकती है। इस तरह जिसको हम कहते हैं कानून में लिमिटेशन, स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन, वो तो नहीं है। और जैसे मैंने भी एक केस किया है जिसमें खुला और डोमेस्टिक वायलेंस के दोनों प्रोसीडिंग्स वो साथ साथ चली थी, तो कानून में तो बिल्कुल ये गुंजाइश है और ऐसे केसेस सामने आने चाहिए कि जब औरत छोड़ भी देती है और शादी टूट भी जाती है, उसके साथ साथ जो डोमेस्टिक वायलेंस की प्रोसीडिंग्स हैं वो चलें, और अगर ट्रायल चलना है तो वो चले, और ये होना चाहिए, और कानून में भी ये गुंजाइश है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग हम ये देखते हैं कि एक जो है, क्योंकि ये प्रोसीडिंग्स इतनी लंबी चलती हैं, आप देखिए जो सिंध का कानून है उसमें ये दिया गया है कि जो ट्रायल है, एक डोमेस्टिक वायलेंस की जो पिटीशन है उसका टाइम फ्रेम दिया गया है कि इसको 3 महीने में अदालत को सुन लेना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग हम देखते हैं कि 3 महीने में नहीं सुना जाता। मैं एक प्रोटेक्शन ऑर्डर का केस जो फाइल किया था उसको तकरीबन 10 महीने लगे थे सुनने में और रिजॉल्व करने में। तो ट्रायल की तो आप छोड़ें, ट्रायल में तो 2 साल लग ही जाएंगे। तो अब ये औरत जो इतने बड़े अजियत से गुजरी है, ट्रॉमा से गुजरी है, क्या वो इतनी लंबी प्रोसीडिंग झेल पाएगी? ये भी एक सवाल होता है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। ये वो टॉपिक है जिसपे बहुत ज़्यादा टाइम गुजारने की ज़रूरत भी है और लोगों को भी समझने की ज़रूरत है, और हमारे जो सिस्टम्स हैं उनको बेहतर होना। अच्छा जी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्रैक्टिस सेशन से खबर हमारे पास ये आई है कि शान मसूद को प्रैक्टिस सेशन के दौरान सर पर गेंद लगी है और अपनों ने ही जख्म दिए हैं, परायों से क्या शिकवा। ठीक है, मोहम्मद नवाज की शॉट पर गेंद शान मसूद को लगी है और फिलहाल उन्हें डॉक्टर्स को दिखाया जा रहा है, बट वी होप एंड वी प्रे दैट ही उनको इज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अच्छा, मैं जरा अंडर प्ले कर रहा था कि डॉक्टर देख रहे हैं। ना करें, फैक्चुअल्स तो हमें बताना ही पड़ेगा ना, फैक्ट्स जो हैं। तो उनके सर पे गेंद लगी है और उनको हॉस्पिटल ले गए हैं ताकि उनका ज़रा चेकअप हो सके। वी आर नाउ होपिंग कि सब कुछ ठीक हो और मामूली सी ही चोट हो। और मौसम भी एक दफ़ा देख लें हम लोग के, जरा आसमान, नीला हिस्सा आसमान का जरा वाज़े नज़र आ रहा था। अच्छा, इनकी धूप भी कहते हैं कि जी यहाँ धूप निकली हुई है तो मौसम अच्छा है। मुझे तो अभी भी ओवरकास्टिश ही लग रहा है क्योंकि इनकी धूप भी ठंडी होती है। हमारे यहाँ इसको ओवरकास्ट कहते हैं। ये देखें ना, ये देखें फिर मौसम। अच्छा, नहीं, यहाँ तो धूप है वैसे। हाँ, ये शेडोज नजर आना स्टार्ट हो गए। ऑस्ट्रेलिया। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। और शान मसूद का अभी अगले घंटे में भी आपको बताएंगे जैसे जैसे हमें अपडेट्स मिलेंगे। सैलाब मुतासर इलाकों में इमदादी कामों की क्या सूरत हाल है, उसके लिए भी हमने कुछ मेहमानों को दावत दी है। लेकिन अभी क्विकली हम सवात में अमन व अमान की सूरत हाल से मुताल्लिक आपको ताज़ा अपडेट्स देना चाहते हैं। अपडेट्स वैसे ताज़ा ही होती हैं। हाँ, आपको पहले तो बता दें कि वादिया सवात में दोबारा जो है वो शिद्दत पसंदी भी हो रही है और बहुत
ढकी छुपी भी नहीं है, अब तो खुलेआम होना स्टार्ट हो गई हैं चीज़ें। कुछ माह से बढ़ती जो है वो बेअमनी पर वहाँ के आवाम की नींदें उड़ी हुई हैं, एहतजाजी मुजाहरे भी हो रहे हैं। बल्कि एहतजाजी मुजाहरे तो हम आपको काफ़ी दिखा भी रहे हैं जिसमें पीपल हैव टेकन टू द रोड्स, और अब वो चाहते हैं कि हमारे हालात जो हैं वो बेहतर किए जाएँ। और गुज़िश्ता दिनों वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने भी ऐवान में सवात की बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश जाहिर की। सवात में जो कुछ हुआ, और यहाँ तक कहा जा रहा था कि शायद जो है जो लोग इस वक्त सवात में हैं उनसे इस्लामाबाद ज़्यादा दूर नहीं रह गया। आज 12-13 साल के वक्फे के बाद वहाँ पे वही सिलसिला जो है हो सकता है उस वेलोसिटी के साथ या उस ग्रेविटी के साथ ना हो रहा हो, लेकिन हो रहा है। आज खैबर पख्तूनख्वा मौज़म जा अंसारी ने आखिरकार मान लिया कि सवात के हालात ख़राब हो रहे हैं। जब अवामी दबाव पड़ा तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी नोटिस लिया, लेकिन नोटिस ये लिया है कि तालिबान से ताउन की दरख्वास्त कर दी है। बैरिस्टर सैफ का कहना था कि कलअदम TTP से मुज़ाकरात सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं। सूबाई हुकूमत सूबे का इंतजाम और लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदार कि यहाँ पर कोई बदअमनी ना हो। उस सिलसिले में जो इक़दाम हैं वो सूबाई हुकूमत के, और सूबाई हुकूमत अपने फ़राइज़ को मुकम्मल दियानतदारी के साथ और फर्ज शनासी के साथ सर अंजाम दे रही है। हुकूमत सीने पर गोली पहले खाएगी और अवाम बाद में, लेकिन मुज़ाकरात का अमल सूबाई हुकूमत ने नहीं किया, क्योंकि सूबाई हुकूमत के मैंडेट में दायरे इख्तियार में नहीं आता। किसी और गैर मुल्क की सरजमीन पर बैठे हुए लोगों के साथ जब आपके मुज़ाकरात होते हैं या बातचीत होती है तो वो मरकजी हुकूमत की सवाबदीद है और मैंडेट है, सूबाई हुकूमत का उसमें कोई रोल नहीं। अच्छा, थोड़े से फैक्ट्स भी आपके सामने रखना चाहते हैं और आपको बताएं कि वादी सवात खैबर पख्तूनख्वा का वो हिस्सा है जहां तहरीक इंसाफ की 100% नुमाइंदगी है, 100% रिप्रेजेंटेशन। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो हैं वो सवात से मुंतखब हुए हैं, खुद वहाँ से मुंतखब हुए हैं। कौमी और सूबाई असम्बली की तमाम नशस्तें PTI के पास हैं, और इसके बावजूद बढ़ती शिद्दत पसंदी पर KP हुकूमत की गैर संजीदगी समझ से बालातर है। अगर सूबाई हुकूमत ने सवात के लोगों को अमन ना दिया तो दहशतगर्दी के वाक़यात को ना रोका, तहरीक इंसाफ को आइंदा इंतखाबात में सियासी कीमत चुकाना पड़ सकती है। इस दफ़ा पता है पहले जैसे हालात नहीं हैं, पहले तो लोगों ने सह लिया, बर्दाश्त कर लिया। नाउ पीपल हैव एक्चुअली कम आउट, मतलब हज़ारों की तादाद में लोग अगर मंगोरा सवात और अतराफ़ में निकले हुए हैं और दहशतगर्दी नामंजूर के यक ज़ुबान होकर नारे लगा रहे हैं, तो दैट मीन्स दैट पीपल हैव हैड इनफ। और अब वो तैयार नहीं है, अब वो तैयार नहीं है कि उनके इलाकों में कोई भी शरपसंद बेअमनी फैलाए। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलीम साफ़ी साहब जो इन मामलात को समझते हैं बखूबी, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया साफ़ी साहब। सवात में आवाम के खड़े हो जाने के बाद सूबाई हुकूमत को कुछ होश आया ऐसा लग रहा है, और उन्होंने बड़े एक्शन का ऐलान किया है। तो बड़ा एक्शन का क्या निकला अब तक नतीजा, या इसका क्या मतलब लें हम? तालिबान से ताउन की अपील ही अब तक तो की गई है, क्या इतना काफ़ी होगा? आवाम मुतमईन हो जाएंगे इस सब से? लॉ एंड ऑर्डर की फ़िज़ा मेंटेन करने में भी हुकूमत नाकाम रही है। इस वक्त ये है कि फाटा मर्जर के बाद तोरखम बॉर्डर से लेके अटक पुल तक, और इसी तरह चतराल से लेके डेरा गाजी ख़ान और DI ख़ान के बॉर्डर तक, या फिर अफ़गानिस्तान पे अंगूर अड्डा यानी वज़ीरिस्तान के बॉर्डर से लेके कोहिस्तान तक, यहाँ का हुक्मरान महमूद ख़ान है और इमरान ख़ान है। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये तो सिर्फ मीडिया में कवरेज हुई स्वात की, लेकिन जनूबी वज़ीरिस्तान में ये सूरत हाल है, शमाली वज़ीरिस्तान में ये सूरत हाल है। वहाँ पे खौफ हरास है, वहाँ पे बदअमनी है। हमने देखा कि जनूबी पख्तूनख्वा में एक पुलिस वाले को TTP ने मार दिया, और TTP के दावे के मुताबिक उनका क्लाशनकोव भी ले गए। तो सूबाई हुकूमत एक तो ना उनको आने से रोकने में कामयाब हो सकी है, ना इस हवाले से कोई वाज़ेह पॉलिसी तश्कील देने में कामयाब हो सकी है, और ना आवाम को हौसला देने में कामयाब हो सकी है। अच्छा साफ़ी साहब, ये भी बताइएगा कि सवात में अमन अमान के जो हालात बने और उस पर सूबाई हुकूमत का नाकिस रद्द अमल, बल्कि ऑलमोस्ट ज़ीरो रद्द अमल हम देख रहे हैं, इस पर वहाँ की आवाम तो बिल्कुल नाखुश होगी। तो क्या तहरीक इंसाफ को इसका सियासी नुकसान पड़ सकता है? उनको ये पता है कि ये हो सकता है? यकीनन होगा। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के लिए
और बलूचिस्तान के लोगों के लिए तरजीहात बिल्कुल बाकी पाकिस्तान से मुख्तलिफ हैं। और इसमें हमने देखा कि अमन व अमान का मसला, मसलन शुरू में MMA को उसी तरह मेजॉरिटी मिली, उस पे वोटों की बारिश की गई, तो उस बुनियादी मुहर्रिक उसका भी अफ़गानिस्तान के हालात थे और उनका ये कहना था कि वो अफ़गान पॉलिसी को बदलेंगे और यहाँ पे अमन लाएंगे। फिर अवामी नेशनल पार्टी, वो भी इसी नाम पे लोगों ने इस उम्मीद के साथ वोट दिए थे कि लोगों को ख्याल था कि अवामी नेशनल पार्टी यहाँ पे अमन लाएगी। और फिर PTI इस वक्त एक तो ये है कि मौजूदा जो हालात हैं उसके लिए इस्टेब्लिशमेंट के वो लोग जिन्होंने ये मुज़ाकरात किए और सूबाई हुकूमत, उसके लिए लोग उनको ज़िम्मेदार करार देते हैं। दूसरा ये भी है कि उन लोगों की आवाज़ वो मंजूर पश्तीन ने उठाई, वो अहमद वली ख़ान ने उठाई, किसी दूसरे ने उठाई, लेकिन सूबाई हुकूमत या उसके MNAs या उनके MPAs उसमें उनके हमनवा नहीं बने। तो यकीनन इसका एक तो अगर किसी सूबे के इमरान ख़ान और महमूद ख़ान हुक्मरान है और उसमें खौफ हरास है तो उसका भी असर पड़ेगा। अच्छा साफ़ी साहब, लास्टली अब सवात के शुपर मुल्की सियासी क़यादत मजमूई तौर पर परेशान है और परेशानी की बात भी है। पार्लियामेंट में की गई तकरीर में तो ये नज़र आया है। आपकी नज़र में सवात के दीगर इलाक़ों में क़याम अमन किस तरह मुमकिन है? क्या किया जाए? नेगोशिएशन ही वाहिद रास्ता हैं या कुछ और भी सोचना चाहिए? देखिए, पहली बात कि जो डीलिंग है वो इस वक्त तालिबान अफ़गानिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो उनसे होनी चाहिए, ना कि किसी ग्रोह से। नंबर 2, हम भी चाहते हैं कि पॉलिटिकल सलूशन निकले, लेकिन पॉलिटिकल सलूशन ऐसा कि जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स, मसलन ANP सबसे ज़्यादा मुतासिर हुई है, पीपल्स पार्टी मुतासिर हुई है, इन तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को, लोकल जो लोग हैं, कबायली मशरान हैं, उलमा हैं, उन सब को उसमें ऑन बोर्ड होना चाहिए। और तीसरा, लीड इसका लेना चाहिए पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप को। अभी आप देखें कि बिलावल भुट्टो साहब पूरी दुनिया में घूमे फिरे, लेकिन उन्होंने अभी तक अफ़गानिस्तान का दौरा नहीं किया। या ये क्या तमाशा था कि वफाक में पहले तो इमरान ख़ान साहब की हुकूमत थी और उस वक़्त DGI कर रहे थे, या फिर वहाँ पे जो खैबर पख्तूनख्वा का उन्होंने एक जरगा बनाया था, लेकिन उसके बाद ना वज़ीर आज़म, ना वज़ीर ख़ारजा, ना वज़ीर दाखिला, ना वज़ीर दिफ़ा, वफाकी हुकूमत उससे लाताल्लुक़ रही। और सूबाई हुकूमत के अमायदीन वो बैरिस्टर साहब की क़यादत में जाके TTP से मुज़ाकरात करते रहे। तो मरकज़ी सतह पर, वफाकी सतह पर पॉलिटिकल लीडरशिप को लीड भी लेना चाहिए और उनको इस प्रोसेस को ऑन भी करना चाहिए और सबको मिलजुल के अफ़ाफ़ तफ़हीन के ज़रिए इस मसले का हल निकालना चाहिए। राइट, बहुत शुक्रिया आपका। तो बहुत ज़रूरी है कि जल्द ही निकल आए, लेकिन कोई एक प्रॉब्लम हो तो हम उसका जिक्र करें। एक और बात, मुल्क में आपको पता है कि सैलाब आए 3 माह हो गए हैं, लेकिन सिंध के मुतासरा इलाकों में अब तक पानी खड़ा है, अब तक पानी निकला और सैलाब ज़दगान की हालात जो है वो काबिल रहम हैं। इतना अरसा गुजरने के बावजूद मुतासरीन खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजार रहे हैं, खाने पीने का भी कोई मुनासिब इंतज़ाम मौजूद नहीं है। नई नई बीमारियाँ जिनका हम जिक्र भी कर चुके हैं, उन्होंने मुतासरा इलाकों में अलग डेरे डाल रखे हैं। दूसरी तरफ आपको ये भी बताएं कि सर्दियां जो है वो भी बिल्कुल दे आर राइट डाउन द कॉर्नर, और ऐसे में मुश्किलात जो हैं वो कई गुना बढ़ जाएंगी, बढ़ रही हैं, एक्चुअली बढ़ चुकी हैं। हाल ही में डॉक्टरों ने सिंध के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है, वहाँ उन्होंने लोगों की तकलीफ देखी है और हुकूमत की तवज्जो, आवाम की तवज्जो इस तरफ मबजूल कराई है कि अभी भी लोगों को बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत है। इसी सिलसिले में 2 डॉक्टर्स जो मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर चुके हैं हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर हसन लियाकत और डॉक्टर हुसैन लियाकत। डॉक्टर हुसैन का ताल्लुक़ है NICBD से, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और डॉक्टर हसन का ताल्लुक़ है UMDC से, वे भी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। एंड ये बाय द वे जुड़वा भी हैं।
हाँ, तो इसलिए अगर आप हमें देखें और हमारी स्क्रीन पे आपको लगे कि ये कोई गड़बड़ हो गई है, गड़बड़ हो गई है, तो गड़बड़ नहीं हुई है। दोनों आइडेंटिकल ट्विंस हैं। हम भी थोड़े से हैरान थे। लेकिन कमिंग बैक टू द टॉपिक, डॉक्टर हुसैन आपसे स्टार्ट करते हैं। आंखों देखा हाल हम एक तो आपसे सुनना चाहते हैं। आप गए एग्जैक्टली किधर गए और कोई बेहतरी आपने देखी या मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हम लोग जो है ये उम्मा जो है इसके थ्रू हम लोग वहाँ भी गए, यूनाइटेड मेडिकल एसोसिएशन। तो हम लोग न्यूज़ पे अक्सर देख रहे थे कि 3 महीने हो गए पानी वहाँ पर अभी तक मतलब ठहरा हुआ है और उसकी वजह से जो है गैस्ट्रो की बीमारी है वो बढ़ती जा रही हैं और जो है स्किन की बीमारी हैं वो बढ़ती जा रही हैं। इसके अलावा जो है वहाँ पे मलेरिया है वो कॉमन हो गया है। तो फिर हमने मतलब एक प्लान किया कि वहाँ पे जो है एक मेडिकल कैंप लगाया जाए और वहाँ पे जो उनकी जो सिंध के लोग कि वहाँ पे उनको हम लोग जो है वो मेडिसिन प्रोवाइड करें, फ्री ट्रीटमेंट दें। तो वहाँ पे जो है हम लोग सारी मेडिसिन भी लेके गए थे और मोर दैन 2000 पेशेंट हमने वहाँ एक मेडिकल कैंप में देखे थे। वहाँ ब्लड टेस्ट भी हमने फ्री में किए हैं, वहाँ पे ECG, वहाँ पे अल्ट्रासाउंड वो भी सब मतलब वहाँ पे हमने किए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसके अलावा हमारा नेक्स्ट टाइम हमारा प्लान है कि हम लोग जो है लेके जाएंगे गुडी बैग्स होते हैं, इसमें फूड होता है, राशन होता है, वो भी हम थोड़ा लेके जाएंगे क्योंकि मसले बहुत हैं वहाँ पे। जैसे खाली पानी भरा हुआ है, वो तब थोड़ा बात हुई थी, कह रहे थे गर्म से पानी निकल गया है, आवाम जो है गर्म में जा रही है, लेकिन इसके अलावा जो है उनकी ज़मीनें हैं, मेन उनकी जो कमाई ज़रिए है वो ज़रिए माश है वो ज़मीन है। ज़मीन में पानी अभी तक ठहरा हुआ है, जितनी भी इनकी फसलें हैं कपास की वो सारी मतलब वो ज़ाया हो गई हैं और जो सामान था जो है रोज़गारी वो ख़त्म हो गया है। तो इसलिए वहाँ पे हमें वो अभी देना पड़ेगा बहुत। डॉक्टर हसन आप बताइएगा कि आप कौन कौन से इलाके में विज़िट किया, आप लोगों ने साथ किया, अलग अलग इलाकों में विज़िट किया, आपने क्या देखा? हम लोगों ने बेसिकली साथ ही किया था, हमारी पूरी टीम गई थी हमारी। जैसे आपको पता है कि हालात जैसे हैं, तो हम लोग गम्बट से आगे एक छोटा सा गाँव वहाँ हम लोग गए थे मेरे साथ, और जो है अपना खैरपुर के इलाकों में वहाँ भी हम लोग गए थे। तो अच्छा वहाँ जैसे आप लोग हाईलाइट करते हैं न्यूज़ में कि वहाँ पे जिस तरह की जो हालात हो रहे हैं, तो इसलिए हम लोगों ने इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया कि वहाँ जो है हालात बहुत ही मतलब वहाँ पहुँच के पता लगा कि इससे कई ज़्यादा बुरे हालात हैं वहाँ जाकर, जितना बताया जाता है मतलब वहाँ ऑन द स्पॉट जैसे आप खड़े होते हैं वहाँ पे तो पता लगता है कि यहाँ तो बहुत ग्राउंड रियलिटी का एकदम पता चल जाता है। ज़्यादातर इश्यूज बीमारियों मेडिकल प्रॉब्लम्स जो हैं ज़्यादातर पानी रुकने की वजह से बेसिकली पानी में जो है वो जरासीम अब बढ़ना शुरू हो। जैसे आपने बताया कि अभी 3 महीने हो गए हैं, तो उससे जो है वो बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन बढ़ना शुरू हो गए हैं, जिल्द के अमराज बढ़ना शुरू हो गए हैं, डर्माटाइटिस, एक्जिमा। पेट के हवाले से अगर आप देखें तो उसमें गैस्ट्रो बहुत कॉमन हो गया। इसमें बच्चों की जो तादाद है वो सबसे ज़्यादा है, और एक्यूट हेपेटाइटिस है बहुत कॉमन है। बाकी मच्छर की वजह से डेंगू, मलेरिया ये तो बहुत ज़्यादा बहुत, और यहाँ जितना चल रहा है तो वहाँ सोचिए कितना चल रहा होगा। तो वो बेसिकली वहाँ लोगों के पास अपने पास एक तो बताया कि मवेशी और ये अपना जो इकोनॉमिकल है वो अपना आपको वो नहीं कर पा रहे, जो रोज़माश क्या कहते हैं रोज़गार वो ख़त्म हो गया है। इसके अलावा लाइक उनको सर्वाइवल के लिए जो आगे जो करना है, अगर यहाँ पे अगर किसी का अगर डैमेज होता है किसी का तो उसको वापस से स्टार्ट होने में टाइम लग जाता है। बिल्कुल ऐसा तो ही वहाँ जब पूरा गांव पूरा डैमेज हो गया बेचारों का, सही है, तो उनके जो अजीज़ वकारिब वो बीमार हो गए हैं, कुछ लोग मर कट गए हैं, वो अपने ख़ानदान से जुदा हो गए। अच्छा अब एक बात बताएं डॉक्टर हुसैन, आप लोग गए और भी हम बहुत से डॉक्टर्स की टीमों से हम मिले हैं जो कि जाते हैं, ये वन टाइम जाना मतलब उनकी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं कि एक दफ़ा जाएं, कुछ अरसा रहें और फिर वो ठीक हो जाए और आप वापस आ जाएं। मतलब फॉलो अप भी होना होगा, बिकॉज हम सिर्फ ये सोच रहे हैं जहाँ हज़ारों लाखों की तादाद में लोग हों जिनको कुछ छोटी मोटी बीमारियाँ हो, उनको आपको भी पता हो कि इनको फॉलो अप की ज़रूरत होगी, तो उस सिलसिले में फिर क्या होता है? कोई और जाके फिर उनको चेक करता है? मतलब हाउ डज इट वर्क? जी, इसमें हमारा प्लान है कि हम लोग जो है यहाँ पे हर महीने अपना ना मेडिकल कैंप क्या करेंगे वहाँ पे। ऐसा नहीं कि एक दफ़ा हम करके आ गए, इस तरह हम लोग ऐसे ही किया है जो मतलब जो वहाँ पे इनकी ज़रूरत है उनको फॉलोअप के लिए हमारा विज़िट मतलब आएगा। इसके अलावा वहाँ के जो लोकल डॉक्टर्स हैं उनको भी हमने मतलब वहाँ पे अपॉइंट कर दिया है कि वहाँ पे मतलब वो आप लोग डॉक्यूमेंट भी करते हैं कि किसको क्या बीमारी थी कि ताकि आप कभी दोबारा जाएं, या उनके पास कोई प्रूफ होता है इस तरह उनको तो लिख के देते होंगे। जी उनको पेपर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, रजिस्टर्ड नंबर दिए जाते हैं इन लोगों को। जैसे 2000 से ऊपर हम लोगों ने पर्चियाँ बनाई हैं तो सबके नंबर डॉक्यूमेंट किए गए हैं और उनको अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट दी गई। सबके टेस्ट जो कॉमन टेस्ट होते हैं वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट किए गए, मेडिसिन दी गई। और आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि उनको
फॉलो करने की भी नहीं है, क्योंकि वहाँ प्राइवेट सेटअप तो कोई है नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल है नहीं, ताकि कल को कोई और डॉक्टर जाए तो ये बता तो सकेंगे जी पिछली बार जो आए थे उन्होंने मेरा ये चेकअप किया और ये इलाज हुआ। वहाँ के जो लोकल एरिया जो DHO हैं उनसे हमारी बात हुई, वहाँ के डॉक्टर से उनको हमने जो है पूरा डिटेल उनको समझाया है कि किस तरह लिस्ट लेके चलना है उनको, और फिर ये प्रॉपर उन लोगों को जो है वो फॉलो करेंगे। और उसके बाद अगेन हमारा प्लान है इंशाल्लाह कि हम नेक्स्ट वीक फिर से जाएंगे, हम वीक कैंप करते रहेंगे हम लोग। इससे पहले भी लोग ठट्टा में गया था हम लोगों ने एक कैंप हम लोगों ने, और अभी इंशाल्लाह 30 अक्टूबर को फिर से हमारा प्लान है। चलें, वंडरफुल। अच्छा, इसके अलावा एक और मैं जो चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ, मैं खुद NICVD से बिलोंग करता हूँ ना, तो हमारे जो डायरेक्टर हैं प्रोफेसर नदीम कमर साहब, मैं उनको भी सलाम करता हूँ। जो भी इस तरह फलाई काम होते हैं हर जगह ये आगे आगे होते हैं। अभी हमारा जो ना ये जितनी भी सैटेलाइट्स हैं, टंडोमत खान में है, एक हैदराबाद लाड़काना, तो अब इसमें तो मतलब माशाल्लाह सारा काम मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट हो रहा है। इसके अलावा जो ना अभी मेडिकल कैंप भी हमने बहुत सारा लगाया, हमने गंजू टक्कर लगाया हालिया में, और इसके अलावा जो हमने हाजी सावन में लगाया, और हमने बहुत सारे नवाब शाह में डिफरेंट एरिया जितने भी हैं सब जगह हर जगह में कवर कर। अच्छा, जब आप गए डॉक्टर हुसैन तो आपको, क्योंकि हमें बहुत सी खबरें ऐसी भी आती हैं कि कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ लिटरली कहते हैं जी ना कोई इमदादी टीम आई, ना कोई मेडिकल टीम आई, तो आपको भी ऐसे सुनने को मिला जब आप वहाँ गए कि लोगों ने कुछ कहा कि आप पहली बार आए हैं, या कुछ ऐसी थी कोई ऐसी जगह जहाँ लिटरली किसी की तवज्जो ना गई हो? बिकॉज हम तो चाहते हैं कि यहाँ ऐसी इन्फॉर्मेशन दें कि डॉक्टर की टीमें कहीं जा रही हैं तो वहाँ भी जाएं जहाँ अभी तक कोई नहीं गया। जी बिल्कुल नहीं, इस तरह से तो हम लोग जहाँ पे गए थे उस दिन पहले भी 1-2 टीम जो है वहाँ पे वो चक्कर लगाया था, लेकिन हम लोगों ने जिस तरह से जितना मैक्सिमम पॉपुलेशन को कवर किया था इस तरह से पहले किसी ने कवर नहीं किया था शायद जो है, तो ये चीज़ है। अच्छा, अगर यहाँ पे लोग देख रहे हैं, ये फार्मास्यूटिकल्स वाले इमदाद देना चाहते हैं, लोग अपने तय कुछ दवाइयाँ ख़रीद कर देना चाहते हैं, पैसे से तो लोग मदद करते ही हैं, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है? पेट के अमराज की दवाइयाँ इकट्ठी करके इन लोगों को दी जाएँ, या आपके साथ रवाना कर दी जाएँ, जिल्द के लिए कोई दवाइयाँ दी जाएँ, कुछ बता दें। जैसे आप लोगों ने TV में भी बताया था कि यहाँ से इमदादें जा रही थी, तो बहुत सी चीज़ें हैं, ट्रक पे वो हमला किया जा रहा था, तो अगर वो गवर्नमेंट प्रॉपर सिक्योरिटी दे इनको, और इस तरह से जो फार्मेसी या जो बाकी जो और लोग आम लोग जो देना चाहते हैं, ताकि उनको भी जो है हम पे भरोसा कायम हो कि भाई हमारी चीज़ें प्रॉपर जगह पे पहुंच रही हैं। जैसे आप साथ जा रहे हैं, आपके साथ दवाएं रवाना कर दी जाएं। हाँ, इसमें जो है यानी कि 3-4 डिजीज जो है ज़्यादा कॉमन है। एक जैसे गैस्ट्रो हो गया, डायरिया, तो इसके लिए आपने जो ORS देने हैं, एंटीबायोटिक्स देनी है। दूसरा नंबर 2 आता है फीवर, जो मलेरिया बहुत कॉमन हो गया है, तो उसके लिए आपको कॉइल्स भी देनी है, एंटी मलेरियल्स भी प्रोवाइड करनी है आपको। और तीसरा ये कि आपको जो है वो जो स्किन डिजीज़, उसके लिए आपने प्रॉपर ऑइंटमेंट और फंगल इन्फेक्शन। और फोर्थ वन ये कि आपको जो कार्डिक मेडिसिन होती है, स्पेशली एस्कार्ड, क्योंकि जो है बहुत सारे पेशेंट को स्टैंड लगे होते हैं और वो खाने के है ही नहीं उनके बाद मेडिसिन, और अगर एक दिन भी आपने एस्कार्ड मिस किया जिसको स्टैंड लगा हुआ है तो स्टैंड थ्रोम्बोसिस होगा और वो जो है वहीं एक्सपायर हो जाएगा। और दूसरा ये कि ये पेशेंट जो है हमारे पास अक्सर जो मैं OPDs करता हूँ तो वहाँ पे अक्सर ब्लड प्रेशर जो रेज होते हैं, तो मैं वही पूछता हूँ आपके ब्लड प्रेशर क्यों रेज है, क्या हमारे मेडिसिन नहीं खाने के लिए, तो और टेंशन तो जिंदगी में एंटी हाइपरटेंसिव जो मेडिकेशन ये भी ज़रूरी है, और इसके अलावा जो ग्लूकोज जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं इनके ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स ये भी ज़रूरी है। अच्छा, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ये तो आपके हालात से भी बहुत ऊपर नीचे होता है, मतलब ये तो इतनी टेंशन से ये डायबिटिक्स को कितना ऐसा भी होता है कि आपको कोई मरीज दिखा के गया और वो क्या यार अभी तो आपको दिखाया था, ये आप 2 लोग एक जैसी शक्लों के, क्या बिल्कुल वहाँ पे ऐसा ही हुआ था। मैं एक पेशेंट मैं देख रहा था, उसके बाद मैंने उसको वो ट्रीटमेंट की थी, मैंने उसको जब वो दवाएं लेके दोबारा वापस आया तो मैं इत्तेफाक से वो काम से बाहर निकला तो पीछे साथ में डॉक्टर साहब बैठे हुए थे, तो वो उनके पास आए और पूछे कि आप ये दवाई आपने लिख के दी है आपने मेरी, तो कहते हैं आप, इन्होंने कहा मैंने तो आपको दवाई लिख के नहीं दी है। तो अभी तो आपने लिखी दी है, तो क्या बड़ा ही बराबर में बैठे हैं ये डॉक्टर साहब, अभी जो लिख के गए वो है ये। तो आप लोगों को जाके पहले ही डिस्क्लेमर देना चाहिए कि हम 2 हैं, हम 2 हैं, एक नहीं हम 2 हैं, एक पे एक फ्री है। अक्सर ऐसा होता है लाइक NICVD के पेशेंट आ जाते हैं मेरे पास कि आप तो वहाँ भी होते हैं, आप तो वहाँ पे भी होते हैं, नहीं भाई मैं तो पेट का डॉक्टर हूँ, फिर कहते हैं वो अच्छा सॉरी, शुक्र करें कि आप लोगों की स्पेशलिटीज डिफरेंट है, वरना तो बिल्कुल ही टोटल ये कॉमिक सिचुएशन बन जाती है। मैं उनसे ऐसे ही मतलब मजाक करता हूँ कि जैसे गैस्ट्रो के पेशेंट हमारे मेरे पास आ गए ना NICVD में, तो कहते हैं आप तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, आप यहाँ पे, मैंने कहा मैं 2 स्पेशली मैंने ज़्यादा पढ़ लिया नहीं, वो तो सही है लेकिन दोनों हेक्टिक फील्ड है, दोनों कैसे करें मुझे समझ नहीं आ रही है। और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है अपने मेडिसिन, हम लोग क्या करते हैं ट्रीटमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वहाँ पे पानी, साफ पानी चाहिए, तो अगर साफ पानी देंगे तो गैस्ट्रो की बीमारियाँ ऑलरेडी कम हो जाएंगी, तो यहाँ से पानी जो ना वो अच्छा साफ पानी लेके जाएँ वहाँ पे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हसन लियाकत, डॉक्टर हुसैन लियाकत, कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। और बहुत से लोग हैं जो अभी भी भूले नहीं हैं कि हमारे मुल्क की एक बहुत बड़ी आबादी
सैलाब से मुतासर है और रोज़ उनकी ज़िंदगी एक नई मुश्किल का सामना करती है। लिहाजा मदद की भी बहुत ज़रूरत रहेगी अभी कुछ अरसे तक। अच्छा, एक बात, सोशल मीडिया पर जाली प्रोफाइल्स संजीदा नौयत का मसला है जिस पर साइबर क्राइम का मुकदमा भी कायम हो सकता है और होता भी है। और ऐसे में जीवन साथी की तलाश के लिए तेज़ी से मकबूल होती मोबाइल एप्लीकेशन है दिल का रिश्ता। हर जगह आपने उसके एड्स देखे होंगे, बिलबोर्ड्स लगे हुए हैं भाई। वो शकूक व शुबहात से बचने के लिए फुल प्रूफ वेरिफिकेशन का निज़ाम जो है इस्तेमाल कर रही है। बाकायदा एक टीम के ज़रिए रिश्ते के उम्मीदवारों का डेटा जो है वो जमा करती है ताकि किसी भी किस्म की जालसाजी का इम्कान जो है वो ना रहे। उनके घर जाते हैं, पूरा वेरीफाई उनसे करते हैं, पता करते हैं कि सब कुछ सच है कि नहीं, लोगों से मिलते हैं, उनको देखते हैं और फिर उनको वो वेरिफिकेशन भी करते हैं। मैंने तो ये सारा कुछ पढ़ा तो मुझे लग रहा था कि हम शायद फिजिकल रिश्तों में इतनी छानबीन नहीं करते जितनी छानबीन ये दिल का रिश्ता वाले कर लेते हैं, जो कि ज़रूरी होती है। बहुत सारी दफ़ा हमारे वालिदैन या हम लोग इम्पल्सिव डिसीजन ले लेते हैं और फिर बच्चों को बाद में भुगतना पड़ता है। ऐसा ना किया कीजिए। इसी पे बात करेंगे कि किस तरह से एक तो साइबर क्राइम की जो शरह है उस दौर बढ़ती जा रही है, उस दौर में ये एप्लीकेशन सेफ है और ओवरऑल क्या किया जा सकता है। साइबर क्राइम एक्सपर्ट ज़ैन अली कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ैन अली कुरैशी, सबसे पहले तो ये बताइए, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर वगैरह पे तो फेक अकाउंट्स होते ही हैं, लेकिन ये जो बहुत सारे लोगों का फेक अकाउंट बनाकर लड़का है तो लड़की, लड़की है तो लड़का, ऑपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट करना या उनसे पैसे मांगना या मुख्तलिफ क्राइम्स में अल्टीमेटली मुलव्वस हो जाना, ये पहले तो ऑल फन एंड गेम्स में लोग करते थे, लेकिन क्या अब लोगों को पता लग गया है कि ये करने पे सज़ाएं हो सकती हैं और मुकदमे दर्ज हो सकते हैं? देखिए, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, फेक अकाउंट के हवाले से अगर बात की जाए तो बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी ये अवेयरनेस ही जिनके पास ये मौजूद नहीं है कि दिस इज अ क्राइम। अब अगर हम लॉ की बात करें तो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 में फेक अकाउंट के हवाले से सेक्शन 16 है, अनऑथराइज्ड यूज ऑफ आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन, जिसके अंदर पनिशमेंट 3 साल है। अब यहाँ पे होता यह है कि बाज़ औक़ात लोग जो है वो एक दूसरे का मजाक उड़ाने के लिए, किसी को तंग करने के लिए, और बाज़ औक़ात बहुत ही मैं समझता हूँ कि ऐसे केसेस भी मैंने देखे बीइंग ए लॉयर, जहाँ पे ये देखा गया कि बहुत सारे लोगों ने किसी को डिफेम करने के लिए फेक अकाउंट तैयार कर लिया, किसी को ट्रैप करने के लिए फेक अकाउंट तैयार कर लिया, बाज़ औक़ात ब्लैकमेल करने के लिए भी फेक अकाउंट्स जो हैं वो तैयार किए जाते हैं। असल में साइबर क्राइम की जब हम बात करते हैं तो इसमें एक बात याद रखिएगा, इसमें जो एक साइबर क्रिमिनल होता है उसकी पहली ये कोशिश होती है कि उसे कोई शख्स पहचान ना सके, उसकी आइडेंटिटी जो है वो रिवील ना हो और वो अनोनिमस रहे। और उसमें जो सबसे पहला जो मैं समझता हूँ जो एक तरीक़ेकार वो इस्तेमाल करता है, वो अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए किसी और का नाम या किसी और का फेस को इस्तेमाल करता है। इसीलिए जो बहुत सारी जो साइबर क्रिमिनल एक्टिविटीज होती हैं, जो उनकी इब्तिदा होती है वो बाय क्रिएशन ऑफ फेक अकाउंट से होती है, जिसमें लोग किसी की तस्वीर ले लेते हैं, किसी और का नाम इस्तेमाल कर लेते हैं और किसी और शख्स को डिफेम करना शुरू कर देते हैं। कितनी सजाएं होती हैं इस पे? अपनी आइडेंटिटी को रिवील कर लेते हैं। ये क्राइम है तो कितनी सजा हो सकती है इस पे? इसमें जो सेक्शन 16 जो है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट का, उसमें इसकी सजा जो है वो 3 साल बताई गई है। अच्छा ज़ैन साहब, तो फिर तो जस्टिफाइड होगा कि अगर ऐसी चीज़ आना, जैसे दिल का रिश्ता है जो कि इंटेंशन बहुत अच्छी है, सब कुछ ठीक है, वेरिफिकेशन हो रही है, लेकिन जो दिलों में खौफ है, क्योंकि ऐसी हम साइबर क्राइम के हवाले से चीज़ें सुन चुके हैं, डेटा लीक होना, डेटा चोरी होना, ऐसी ऐसी बातें आ चुकी हैं कि कैसे कोई भरोसा करे कि ये बिल्कुल एक फुल प्रूफ तरीका है और यहाँ से हमारा कोई भी हरासमेंट का एलिमेंट नहीं हो, या फिर ये जिससे हम बात कर रहे हैं ये असली है? असली है। देखिए, आम तौर पे हमने सोशल मीडिया के ऊपर जो एप्लीकेशंस देखी, वहाँ पे ये देखा जाता है कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है एक सिक्योरिटी फीचर हर जगह पे बड़ी पॉपुलर सोशल मीडिया साइट्स पे मौजूद है। लेकिन जैसे भी आप ये जिस सोशल मीडिया एप्लीकेशन का भी आपने जिक्र किया, इसकी जो खास बात है, जो मैंने भी इसको पढ़ा तो उसमें ये बात पढ़ने को आई कि इसके अंदर बाकायदा तौर पे फिजिकल वेरिफिकेशन मौजूद है, जो कि बहुत सारी पॉपुलर सोशल मीडिया साइट्स पे आपको नजर नहीं आती, जहाँ पे जो वेरीफाइड यूजर्स हैं उनको तब वेरीफाइड किया जाता है जब उनकी प्रॉपर जाके घर से जो है उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वेरीफाई कर दी जाती है। उसके अलावा सबसे अहम बात यह कि जब हम हरासमेंट की बात करते हैं, स्टॉकिंग की बात करते हैं, तो वो वहाँ पे ज्यादा केसेस ऐसे पाए जाते हैं जहाँ पे कोई तस्वीरें भेजी जा रही हों या लगाई जा रही हों या वीडियोस भेजी जा रही हो या लगाई जा रही हो। इस साइट में तो जो चैट की हद तक जो सिक्योरिटी फीचर है उसमें ना तो कोई ऐसी तस्वीर जा सकती है ना भेजी जा सकती है। और सबसे अहम बात यह है कि देखें, एक
जगह पे आपके पास जो ऑनलाइन वेरिफिकेशन भी हो रही है, एक जगह पे फिजिकल वेरिफिकेशन भी हो रही है। फिर जो उससे अहम चीज है वो ये है कि जो आमतौर पे देखा गया है कि जो लोग ब्लैकमेल करते हैं या जो लोग हरास करते हैं, वो जो चैट्स हुई होती हैं उनकी स्क्रीनशॉट्स ले लेते हैं। अब इस एप्लीकेशन का जो एक फीचर जो मेरे नॉलेज में है वो ये है कि इसमें देयर इज नो चांस ऑफ स्क्रीनशॉट्स। कोई शख्स किसी की चैट की स्क्रीनशॉट नहीं ले सकता, इवन नंबर तक एक्सेस नहीं है। मोबाइल नंबर के एक्सेस के लिए भी आपको पहले जो दूसरा शख्स है उसकी इजाजत लेनी होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि इस एप्लीकेशन में जो एक चांस ऑफ और स्टॉकिंग हरासमेंट जो है वो तो ऑब्वियसली उसमें तो नजर आ रहा है कि उसमें जो डेवलपर की जो थिंकिंग थी वो बड़ी इनोवेटिव अप्रोच है, बड़ी इनोवेटिव लेकिन सोच साथ है। साथ फिर एक बात बताएं, एक होता है ना कि जी वैसे आप जरा चेकआउट करने के लिए कि क्या क्या चल रहा है आप किसी ऐप पे साइन अप कर देते हैं, ऑल्दो आपने कोई खास उसको यूज भी नहीं करना होता, लेकिन एक स्टॉकिंग कह लें जैसे हम टिकटॉक यूज करते हैं कि वीडियोस तो नहीं बना रहे होते, जस्ट टू सी वी यूज इट। फॉर इंस्टेंस मैं आपको बता दूं कि हम ऑब्वियसली इसके बारे में बात कर रहे हैं, दिल का रिश्ता बहुत पॉपुलर हो रही है, लेकिन मेरे पास या फॉर दैट मैटर अब्दुल्ला के पास हमने डाउनलोड नहीं की वी आर मैरिड पीपल, बट जस्ट टू सी कि हाउ इट वर्क्स। अगर कोई भी इतना क्यूरियस हो तो वो उसको डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। जी देखिए, बात यह है कि इसमें सबसे अहम बात यह है कि जब आपने बात की कि कोई शख्स क्या किसी के डाटा को एक्सेस कर सकता है, इस एप्लीकेशन की जो एक खास बात मुझे लगी उसमें मुझे ये जब मैंने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा तो ये मेरे जानने में आया कि इसमें किसी भी शख्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो उसकी मर्जी के बगैर एक्सेस नहीं की जा सकती। एक पहले आप अपनी इन्फॉर्मेशन को खुद प्रोवाइड करते हैं, फिर उस इन्फॉर्मेशन को वो आपके पास फिजिकली आके वेरीफाई करते हैं, फिर जो इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड की है अगर वो करेक्ट निकलती है तो आप वेरीफाइड यूजर हो जाते हैं। उसके बाद जो अगली अच्छी बात है वो ये है कि जो जब आप कोई ऐसा डाटा शेयरिंग का उसके ऊपर कोई मीडियम ही मौजूद नहीं है, चैट्स में आप तस्वीर नहीं भेज सकते, वीडियो नहीं भेज सकते, तो जो चांस ऑफ हरासमेंट होता है वो एग्जिस्ट ही नहीं फिर कर पाता। फिर उससे भी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब तक अगर इवन जो नंबर भी मांगने की जो एक रिक्वेस्ट है वो भी आपको जब तक दूसरा शख्स अलाउ नहीं करेगा आप उससे नहीं ले सकते। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखें आप हम दूसरी तरफ चले जाते हैं जहां पे हमें ऐसे केसेस नजर आते हैं, वहां पे आपके ऊपर किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, कोई प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं होती, जो अकाउंट्स होते हैं वो चल रहे होते हैं, वो डिफरेंट नाम से चल रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे जब वेरीफाइड अकाउंट का नाम आएगा इसका मतलब है कि उस एप्लीकेशंस के जो उसको चला रहे हैं उन्होंने उसको प्रॉपर्ली वेरीफाई किया है। और यही मैं समझता हूँ कि इवन हम अगर इसको दूसरी तरफ भी ले जाएं, हमें वहां पे भी ये जरूरत है जहां पे हम सोशल मीडिया एप्लीकेशंस का जिक्र करते हैं उनके ऊपर भी हमें इसी किस्म की रेगुलेशंस का इंटरनेट वहां पे भी है, क्योंकि इसी तरीके से हम जो हरासमेंट रिलेटेड मामला है उनको रोक सकते हैं। अच्छा, सारे जो इस दिल का रिश्ता ऐप में जितने भी प्रोफाइल्स होंगे वो वेरीफाइड होंगे? बड़ा मुश्किल काम है वैसे, कभी कभी सोच के लगता है कि टीडीएस जॉब है, इतने हजारों प्रोफाइलें जो हैं वो फिजिकली वेरीफाई करने में टाइम जरूर लगेगा मेरा ख्याल है, लेकिन अल्टीमेटली होंगे। देखिए बात यह है कि इसमें सबसे पहले हमें एक इनिशिएटिव की बात करनी चाहिए, एक यूनिक और एक बड़ा इनोवेटिव अप्रोच है जिसमें आपके पास हजारों एप्लीकेशंस मौजूद हैं, हजारों सोशल मीडिया साइट्स मौजूद हैं, हजारों जो इंटरेक्टिव साइट्स मौजूद हैं, लेकिन वहां पे एक ऐसा यूनिक आइडिया लाया गया जिसमें फिजिकल वेरिफिकेशन की बात की गई, जहां पे ये बात की गई कि कोई शख्स किसी की स्क्रीनशॉट्स को नहीं ले सकता, कोई शख्स किसी को अपना डाटा नहीं भेज सकता, कहीं पे मिसयूज ऑफ डाटा जो है उसको वो नजर नहीं आ रहा। उसके जो आमतौर पर टूल इस्तेमाल होते हैं, देखें बीइंग ए लॉयर जो मैंने देखा कि आमतौर पे वहां पे ज्यादा हरासमेंट के मामला आते हैं जहां पे आपने किसी शख्स को अपनी तस्वीर भेज दी हो, आपने ट्रस्ट में आके किसी को वीडियो भेज दी हो, आपने ट्रस्ट में आके किसी से अपना कोई पर्सनल डाटा शेयर कर लिया हो। जब आपने ऐसी रिस्ट्रिक्टेड किस्म की एप्लीकेशन तैयार की होगी इसका बुनियादी मकसद जो है वो लोगों को आपस में इस तरीके से जो है इंटरेक्ट करवाना है कि किसी शख्स की जो प्राइवेसी है वो ब्रीच ना हो, कोई शख्स उस डाटा का मिस यूज ना कर ले। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बड़ा एक इनोवेटिव एक आइडिया है और बड़ा सोच के किया गया है तैयार ये एप्लीकेशन। बहुत शुक्रिया आपका। ज़ैन अली कुरैशी साइबर क्राइम एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे, जिनका रोज़ का काम है कि इस किस्म के केसेस आते रहते हैं उनके पास, वो अपने क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट करते रहते हैं इन द कोर्ट ऑफ लॉ। लेकिन उन्होंने जब इस एप्लीकेशन के बारे में देखा, सुना, पढ़ा तो उनको लग रहा है कि इसमें ब्रीच के कोई इम्कानात नज़र नहीं आ रहे। क्योंकि बात यह है कि जब हम भी कोई ऐसी नई चीज़ देखते हैं ना, जैसे जब ये ऐप आई है हर जगह पोस्टर देके, इफ़ वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट इट या फिर हम इनकरेज करेंगे, हमारे भी बड़े जानने वाले हैं हु आर ऑब्वियसली लुकिंग टू गेट मैरिड, तो हमें भी जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या ये प्रॉपरली 100% सेफ है कि नहीं है। हैंस
हमने इनको दावत दी। इसमें आप अपनी तस्वीरें वीडियोस चैट में नहीं भेज सकते, नंबर तक एक्सेस नहीं हो सकती जब तक कोई बंदा चाहे नहीं, और फिजिकल वेरिफिकेशन सबसे अहम एलिमेंट है। मतलब वो मतलब आप शादीशुदा हैं और आप बगैर अपनी बीवी की इजाज़त के शादी करना चाह रहे हैं और आपने प्रोफाइल बना लिए दूसरी, तो आपके घर पे जब पहुंचेंगे ये लोग और आपकी बेगम को पता लगेगा और वो जानेंगी कि दिल का रिश्ता वाले आए हैं और मियाँ साहब ने प्रोफाइल बनाने की कोशिश की है, तो आपकी ठीक ठाक तवाज़ो होगी। तो यानी इस किस्म की चीज़ों का जो ये है ना मार्जिन, वो फिर कट हो जाता है और रिलेटिवली इसको हम तो कहेंगे कि हमें काफ़ी, तो फिर आपकी बेगम जो है वो राना सनाउल्लाह बन जाएंगी और आपकी खातिर मदारत का आगे जरूर बात को कॉमेडी बनानी, आपकी खातिर मदारत का भरपूर इंतजाम होगा। तो लिहाजा वो हजरात जो दूसरी तीसरी करना चाह रहे हैं उनके लिए ये ऐप नहीं है, उनके लिए और ऐप्स हैं। See you on Monday. Bye.